कैसे हैं फ्यूचर डॉक्टर्स। एक नए एपिसोड में नीट क्वांटम बूस्टर के फिर हाजिर हुए हैं और इस बार हमारे पास जो टॉपिक्स आ रहे हैं ऑसिलेशन और वेव्स आ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए ये सीरीज को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एसएचएम का क्वेश्चन है। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड्स। तो इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। टाइम पीरियड 2 सेकंड्स हो गया, एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर हो गया। If d and small d are the total distance and displacement covered by the particle in 12.5 seconds, then d by d is। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि इसमें टाइम पीरियड इतना है और एम्पलीट्यूड इतना है, ठीक है। मुझे दिए गए टाइम में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बतानी है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। टाइम पीरियड मेरे को दे दिया गया है 2 सेकेंड्स, और जैसे कि जो टाइम है उस टाइम को अगर मैं ढंग से देखूं तो कितना है 12.5 है, ठीक है। तो अगर 12 होता तो आप बोल देते 6 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड हो जाता, लेकिन यहाँ 0.5 भी आ रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ अगर t है 2 सेकेंड्स तो t बाय 4 कितना होगा, 0.5 सेकेंड्स होगा। तो t बाय 4 होगा 0.5 सेकेंड्स, ठीक है। अब इसको करने की कोशिश करते हैं। देखो मैं यहाँ पे इस टाइप से एक लाइन बना लेता हूँ। ये हो गया मीन पोजिशन, ये हो गया एक्सट्रीम पोजिशन, और ये भी क्या हो गया एक्सट्रीम पोजिशन। ये पॉजिटिव एक्सट्रीम हो गई, ये मीन पोजिशन, नेगेटिव एक्सट्रीम हो गई, ठीक है। पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, कुछ भी नहीं बोल रखा है तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से पार्टिकल जो है ना एसएचएम जो है यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। तो मीन पोजीशन हो गई। अब ये कह रहा है कि 12.5 सेकंड्स में कितना चलेगा। तो 12.5 सेकंड्स का टाइम है। तो देखो यहाँ से इधर गया कितना टाइम लगता है t/4, यहाँ से इधर गया t/4 t/4 t/4। तो वापस जब मीन पोजीशन पे आएगा तो टाइम कितना लगेगा, t के बराबर, ठीक है। तो t कितना था 2 सेकंड, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 2 सेकंड, ठीक है। ऐसे करते 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 आप बोलोगे 6 ऑसिलेशंस तो कर लेगा, ठीक है। 6 ऑसिलेशंस, क्योंकि एक बार करने में टाइम कितना लग रहा है 2 सेकंड। तो फिर कितना हो जाएगा, 6 ऑसिलेशंस आप करेंगे तो कितना हो गया 12 सेकंड। तो 12 सेकंड के बाद ये यहीं पे आएगा, ठीक है। 12 सेकंड्स के बाद यहीं पे आएगा। और दिया गया जो टाइम है 12.5 है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 12 सेकंड्स प्लस 0.5 सेकंड्स, ठीक है। तो 0.5 सेकंड्स और चला है, और 0.5 सेकंड्स बेसिकली t/4 है। तो t/4 में मुझे पता है पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम जाता है ना। मीन से एक्सट्रीम करने में टाइम t/4 लगता है। तो पार्टिकल अगर यहाँ से चला है तो फाइनली यहाँ पे जाके है ना, यहाँ पे जाके इसका मोशन यहाँ पे खत्म होगा जो आपको गिवन टाइम है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इसने कितने ऑसिलेशंस कर दिए होंगे, ये कितने ऑसिलेशंस करेगा, 6 ऑसिलेशंस करेगा, प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना ऑसिलेशन किया 1/4 ऑसिलेशन। तो 1/4 ऑसिलेशन इतना करा है इसने। तो बेसिकली इसने कितने ऑसिलेशंस किए 25/4 ऑसिलेशंस, ठीक है। तो 25/4 ऑसिलेशंस इसने किए, ठीक है। अब मेरे को डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 25/4। एक ऑसिलेशन में कितना चलता है, देखो आप ए और ए, तो कितना चला 4a चला, तो 4a। तो डिस्टेंस कितना हो गया 25a के बराबर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट अगर आप निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ से यहाँ गया है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया a हो गया, ठीक है। तो अगर आप रेशियो लेना चाहते हैं d/d का, तो रेशियो अगर आप लोगे तो d/d कितना आ जाएगा, d/d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 25। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, टाइम से रिलेटेड था। तो इस क्वेश्चन को आइए हम 4th ऑप्शन को यहाँ पे टिक कर देते हैं। तो पहले का आंसर ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When a particle of mass m is attached to a vertical spring of spring constant k and least, its motion is described by this equation, ठीक है, where y is measured from the lower end of the unstretched spring। तो यहाँ पे एक स्प्रिंग बना लेते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो स्प्रिंग थी अपने नेचुरल लेंथ पे थी, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आप के ले सकते हो, ठीक है। ये नेचुरल लेंथ हो गई। अब ये कह रहा है कि इसको यहाँ से आपने रिलीज कर दिया, तो इस टाइप से क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा। तो इसकी मीन पोजीशन जो होगी वो यहाँ कहीं होगी। हमें पता है मीन पोजीशन पे नेट फोर्स 0 होती है। तो आप यहाँ पे लिखोगे mg किसके बराबर होगा, k, है ना, k इंटू मान लेते हैं इसका ये कितना यहाँ पे आ गया, इसकी इक्विलिब्रियम इलोंगेशन मान लेते हैं y डैश, तो k इंटू वाई डैश। तो y डैश की वैल्यू आप निकाल सकते हो कितनी हो जाएगी, mg/k करके आ जाएगी, ऐसा कुछ आ जाएगी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते। ये ऐसी कुछ इक्वेशन इसने दे रखी है, और y जो है वो यहाँ से मेजर हो रहा है। बेसिकली ये जो है ये ओरिजिन है, ठीक है, where y is measured from the lower end of the unstretched spring then omega s। तो बच्चों एक काम करते हैं,
हमने पढ़ रखा है स्प्रिंग पेंडुलम चाहे जो भी हो, स्प्रिंग पेंडुलम का जो ओमेगा होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, वो हमेशा ऐसी आती है √k/m, क्योंकि ये जी पे तो डिपेंड करती नहीं है। कैसी भी सिचुएशन हो, इंक्लाइंड प्लेन हो, लेफ्ट हो, मून की सरफेस पे हो, आपका आंसर हमेशा ये आएगा, √k/m आएगा। अगर आप ऑप्शंस को देखिए तो ऑप्शंस में ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे जी भी दिख रहा है, y0 भी दिख रहा है, तो बेसिकली आंसर तो यही है, लेकिन मेरे को इसको इसके टर्म्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अपन कैसे करेंगे, कुछ इक्वेशन है, आइए इसको देखते हैं एक बार। इक्वेशन ऐसी कुछ दे रखी है, तो y इज इक्वल टू कितना है, y0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू y0 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा, y माइनस y0/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ y0/2 इंटू कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी, ऐसा आ जाएगा। तो बच्चों अगर मैं इस इक्वेशन को ढंग से देखूं तो ऐसा कुछ मेरे को दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसकी जो मीन पोजीशन होगी, मीन पोजीशन इसकी बेसिकली क्या होगी, इसकी जो मीन पोजीशन होगी वो कितनी होगी, y इज इक्वल टू y0/2, ये इसकी मीन पोजीशन होगी, ठीक है। ये इसकी मीन पोजीशन होगी y इक्वल टू y0/2, क्योंकि ये y0 के बाय 2 के अबाउट ये ऑसिलेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ कॉस फंक्शन है, एक बार ये +1 होगा, एक बार ये -1 होगा। तो अब देखोगे ये वाला टर्म ऑसिलेट कर रहा है, और किसके अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, y0/2, y0/2 में ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसकी मीन पोजीशन y0/2 है। तो y0/2 इसकी मीन पोजीशन है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा था, जो मीन पोजीशन है वो कहाँ पे आ रही थी, mg/k पे आ रही थी। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये जो y0/2 आ रहा है, y0/2, क्या आप इसको लिख सकते हो mg/k, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, आपको क्या चाहिए था, k/m चाहिए था, तो k/m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k/m की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2g/y0, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो k/m की वैल्यू आ जाएगी 2g/y0। तो अगर आप ओमेगा निकालोगे तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाती है, √k/m थी, ठीक है। देखो यहाँ लिखा था ना √k/m, और k/m की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ चुकी है, 2g/y0। तो इसको आप रिप्लेस कर दीजिए, तो कितना आ गया था, 2g/y0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था स्प्रिंग पेंडुलम के ऊपर। तो 2g/y0 अंडर रूट में ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका 4th ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। SHM का क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू 2 SHMs, ये 2 SHM की इक्वेशंस दे रखी हैं, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है, वेर x इज द डिस्प्लेसमेंट एंड t इज द टाइम इन सेकंड्स, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। अ पार्टिकल सब्जेक्टेड टू 2 SHMs, एक पार्टिकल है, इसके ऊपर 2 SHM अप्लाई किए गए, एक ये है और एक ये है। तो पार्टिकल की हमें बतानी है, रिजल्टेंट पार्टिकल की एक्सेलरेशन बतानी है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इतनी होगी, ठीक है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन बतानी है, तो आइए कैसे करेंगे। अगर हमारा जो पार्टिकल है इस पे 2 SHM साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ जो नेट इसकी पोजीशन आएगी वो दोनों की वजह से आएगी, वो कितनी आएगी, x1 + x2 करके आएगी, ऐसा लिख सकते हैं। तो x1 आपको कितना दे रखा है, x1 आपको दे रखा है इक्वल टू √7 साइन ऑफ, यहाँ दे रखा है 5t, प्लस यहाँ कितना दे रखा है, यहाँ आपको दे रखा है 2√7 साइन ऑफ 5t + π/3, ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है, ऐसा कुछ दे रहा है। अब मेरे को क्या करना है, बेसिकली इसको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप इसको खोलिए sin a + b, है ना, sin a cos b + cos a sin b, वरना हम इसको वेक्टर के तरीके से ऐड करते हैं। वेक्टर के तरीके से कैसे ऐड करेंगे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ ये 5t + 0 डिग्री हो गया, प्लस ये वाला मेरा टर्म कितना था, ये वाला था 2√7 साइन ऑफ 5t + 60 डिग्री, ऐसा कुछ हो गया। तो इसको मैं एज अ वेक्टर बना सकता हूँ, कैसे, यहाँ पे बनाया मैंने √7, है ना, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, √7, और 0 डिग्री यहाँ पे है, तो मतलब मैंने इसको ऐसे बनाया। और जो दूसरा है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, 2√7, तो इसको मैंने ऐसे बनाया, इस टाइप से कुछ बनाया, ये 2√7 हो गया। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना था, 60 डिग्री। अगर आप देखो तो ये और ये, अगर आप देखो इन दोनों में अगर आप फेज डिफरेंस निकालोगे तो फेज डिफरेंस जो आएगा ΔΦ, वो कितने का आएगा, है ना, दोनों एंगल्स को माइनस करो तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये वो ऐसे बनेगा। तो क्या आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं,
ये √7 है, ये 2√7 है। दो वेक्टर्स को अगर मैं ऐड करूंगा तो ऐसा कुछ आने वाला है रिजल्टेंट। इसको मैं बोल सकता हूँ ए नेट। ये ए नेट की वैल्यू कितनी होगी? ए नेट की वैल्यू होगी अंडर रूट 7 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 7। ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 4 इंटू 7 ऐसा कुछ होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। एंगल कितना था 60 था, कॉस 60 और 2 कट जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास कितना हो गया, ये 28, ये कितना हो गया भाई, ये 35 हो गया। प्लस यहाँ अगर आप करोगे तो 7 और 7 कितना, √7 7 हो गया। यहाँ कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है। तो 35 प्लस 14 ये कितना हो गया 49 हो गया, तो 7 आ जाएगा। मतलब एम्पलीट्यूड कितना आ गया था 7 आ गया था। अब देखो भाई पूछा क्या था, पूछा था मैक्सिमम एक्सेलरेशन। क्या पूछा था? मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो होती है याद करो, यही तो होती है ओमेगा स्क्वायर ए, याद करो ए मैक्स यही तो होता है ना। और जब आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालनी है तो आप देखोगे जो आपको एम्पलीट्यूड लेना होगा, ये कौन सा लेना होगा, रिजल्टेंट वाला लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे दो एसएचएम हो रहे हैं, है ना, साइमल्टेनियसली। तो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा एम्पलीट्यूड वो आपको लेना होगा, वो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। ए नेट की वैल्यू कितनी आ गई थी 7 आ गई थी। अब आपको ए मैक्स निकालना है। ए मैक्स कैसे निकालेंगे, ओमेगा की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, ओमेगा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, है ना। ओमेगा आप देख सकते हो, तो ओमेगा वाला टर्म 5 है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और ए नेट कितना आ गया, ए नेट की वैल्यू मेरे पास आ गई थी 7, तो ये कितना आ जाएगा 175, ठीक है। 175 इस टाइप से कुछ आ जाएगा, तो 175 आ जाएगा। और यहाँ पे इसने बोल रखा था कि सब सेंटीमीटर में, तो बेसिकली ये सब सेंटीमीटर में आएगा, तो यहाँ भी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। तो आपके पास आएगा 175 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा आंसर 175 हो जाएगा, पहला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम का। हमें क्या है, दो एसएचएम्स का रिजल्टेंट लेना है, एम्पलीट्यूड निकालना है और मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाना है, ओमेगा स्क्वायर ए कौन सा लेंगे, नेट वाला। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी एनालिटिकल क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक मास m है और इससे दो स्प्रिंग कनेक्टेड है, K1 K2 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और ये जो मास m है ये ऑसिलेट कर रहा है। तो ऑसिलेट करेगा तो देखोगे भाई दोनों स्प्रिंग खींचेंगे, दोनों स्प्रिंग सीरीज में है। तो आपसे क्या बोला जा रहा है, एसएचएम कर रहा है और एम्पलीट्यूड इसका कितना है, ए है। मतलब ये जो पार्टिकल है, जो ऑब्जेक्ट है, इसका एम्पलीट्यूड ए है। तो आपसे पूछा जा रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ पॉइंट पी कितना होगा। तो देखिए मैं क्या इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, देखो जब आप इसको खींचोगे, है ना, इस पोजीशन से खींचोगे, तो आप थोड़ा विजुअलाइज करो, जब आप इसको खींचोगे तो ये वाली जो स्प्रिंग है ये खींचेगी और ये वाली भी स्प्रिंग खींचेगी, ठीक है। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इस स्प्रिंग को ऐसी रखो, है ना, इस पार्टिकल को आगे आने दो, इस पार्टिकल को आप आगे आने दोगे, ये स्प्रिंग ऐसी है अभी खींची नहीं है, तो ये मास आगे आएगा, ठीक है, मास आगे आ जाएगा। अब इस स्प्रिंग को बीच वाली को खींचो तो ये उसकी वजह से भी और आगे जाएगा। तो आप ये बोलोगे ये जो पार्टिकल जो आगे गया है ना, ये दोनों स्प्रिंग के इलोंगेशन के कारण आगे गया होगा। आप ये बोलोगे अगर इसका एम्पलीट्यूड ए है, तो एम्पलीट्यूड अगर इसका ए है और पहली स्प्रिंग खींची है x1, दूसरी स्प्रिंग कितनी खींची है x2, तो एम्पलीट्यूड ए किसके बराबर होगा, x1 प्लस x2 के बराबर। x1 क्या है कि पहली स्प्रिंग कितनी खींची है, x2 क्या है दूसरी स्प्रिंग कितनी खींची है। तो आपको बेसिकली x1 की वैल्यू बतानी है, आपको ये पता करना है कि पहली स्प्रिंग कितनी खींची है, क्योंकि पहली स्प्रिंग से p वाला पॉइंट ये यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपको x1 की वैल्यू बतानी है, तो एम्पलीट्यूड होगा x1 प्लस x2। अब आप कैसे बताओगे, ये दोनों स्प्रिंग्स जो है मासलेस है और सीरीज में है, तो आप बोलोगे इसमें फोर्स सेम रहती है। हम ये भी बोल सकते हैं कि फोर्स सेम होगी, फोर्स जो होगी वो सेम होगी। मतलब K1 x1 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, K2 x2 होना चाहिए। मुझे चाहिए x1, तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x2 की वैल्यू हो जाएगी K1 x1 अपॉन नीचे कितनी हो जाएगी K2। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे पुट करो, एम्पलीट्यूड मेरे पास आ गया था x1 प्लस x2 और x2 की वैल्यू कितनी आ गई थी, K1 x1 बाई K2। तो ये बन जाएगा K1 x1 अपॉन नीचे आ गया K2, ठीक है। यहां आ गया था x1 इज इक्वल टू कितना हो गया a, तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी K1 a अपॉन नीचे कितना आ जाएगा K1 प्लस K2, ये आंसर आ जाएगा। तो x1 की वैल्यू ये आ जाएगी। तो देखते हैं कौन सा आंसर है इसका,
K1A अपॉन K1 प्लस K2, मतलब इसका ऑप्शन नंबर थर्ड ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था जिसमें सीरीज पैरेलल का कंसेप्ट भी रिवाइज हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दो मासेस है M1 M2 जैसे कि दिखा रखा है, एंड दे आर सस्पेंडेड टुगेदर बाय अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K, मतलब यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट K दे दिया गया है। दे आर इन इक्विलिब्रियम, M1 इज रिमूव विदाउट डिस्टर्बिंग द सिस्टम, M1 को मैंने रिमूव कर दिया है। देन फाइंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ M2। तो आइए इसको करते हैं। पहले बोल रहा है कि जो सिस्टम था ये सस्पेंडेड था, इक्विलिब्रियम में था। इक्विलिब्रियम में था तो क्या ऐसे बोल सकता हूं इसकी नेचुरल लेंथ यहां कहीं हुई होगी, ये इसकी कौन सी होगी, नेचुरल लेंथ। तो अब ये कुछ खिंचा होगा तो इसकी इलोंगेशन जो होगी, इसकी इलोंगेशन को आप मान सकते हो x0, इसकी इलोंगेशन x0 हो गई होगी। ये निकाल सकते हैं, ये दोनों के वेट के कारण आएगी। तो आप बोलोगे नीचे क्या लग रहा होगा, नीचे बेसिकली इन दोनों का वेट लग रहा होगा। तो नीचे आप क्या लिखोगे, नीचे आप लिखोगे M1 प्लस M2 इंटू कितना हो जाएगा G। तो आप यहाँ क्या लिखोगे K इंटू x0, स्प्रिंग कांस्टेंट K था तो K इंटू x0 किसके बराबर होगा, M1 प्लस M2 इंटू G। जो इसने पहले बोल रखा है वही मैंने कर दिया है ना। इसने बोल रखा था कि ये पहले सिस्टम सस्पेंडेड था, ठीक है, तो वो मैंने कर दिया। अब इसने बोला कि एक मास को हमने हटा दिया, व्हेन द मास इन इक्विलिब्रियम M1 इज रिमूव्ड। जो ऊपर वाला जो ब्लॉक है इसको हमने रिमूव कर दिया है, इसको रिमूव कर दिया है तो देखिए क्या होगा। ठीक है, ये बेसिकली मेरी नेचुरल लेंथ है। जब आप इसको रिमूव करेंगे तो ये जो सिस्टम था अभी इस पोजीशन पे था, ये इस पोजीशन पे था, मतलब अब M1 तो रहा नहीं तो मैं M2 ही बनाऊंगा। ठीक है, M2 ऐसा कुछ था, ये M2 था, M1 को तो आपने हटा दिया है। तो आप देखोगे यहाँ पे M2 रह गया, अब M1 तो हट गया, तो इसकी मीन पोजीशन बदल जाएगी। ये बेसिकली क्या थी, ये मीन पोजीशन थी, कौन सी वाली, ओल्ड वाली, ओल्ड मतलब जब दोनों ब्लॉक्स थे तो यह मीन पोजीशन ओल्ड वाली थी। अगर आप देखोगे तो वेट कम हो गया तो मीन पोजीशन ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, यहां कहीं हो जाएगी मीन पोजीशन। यहां पे आप बोलोगे ये कौन सी हो जाएगी, मीन पोजीशन हो जाएगी, कौन सी, न्यू वाली, ये न्यू वाली मीन पोजीशन हो जाएगी। ये ब्लॉक जो है ये यहां पे आ गया है अब। ठीक है, तो मीन पोजीशन पे क्या होता है भाई, फोर्स बराबर होते हैं। तो एक काम करो, इसको मान लो x डैश, जो इसका मीन पोजीशन पे इलोंगेशन होगा, तो निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्या बोलोगे आप, नीचे क्या लग रहा होगा, M2G लग रहा होगा, और ऊपर क्या लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स लग रही होगी। स्प्रिंग फोर्स कितनी होगी, kx डैश। तो आप क्या लिखोगे, है ना, आप लिखोगे kx डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, M2G। तो x डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, M2G बाई K, ऐसा कुछ हो जाएगा, निकाल सकते हैं अपन, है ना। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि इसका एम्पलीट्यूड बताओ, और क्या कहा इसने, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताओ। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो बहुत आसान है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होता है, आप देख सकते हो कि ऑसिलेटिंग मास, ऑसिलेटिंग मास जो है अभी कितना है, M2 है, तो ओमेगा क्या होता है, अंडर रूट K बाय M। M कौन सा मास होता है, ऑसिलेटिंग मास, तो यहाँ पे ऑसिलेटिंग मास ये है, तो ये ओमेगा आ जाएगा, ये तो क्लियर है। ठीक है, और आपको एम्पलीट्यूड बताना है, तो एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या होता है, अगर आप देखो ये जो मास है ये यहां से चालू हुआ था और ये इसकी मीन पोजीशन हो गई नई वाली। ये यहां से जब चालू हुआ था तो इसकी वेलोसिटी जीरो थी, तो जब वेलोसिटी जीरो होगी तो ये जो मीन पोजीशन इसकी ओल्ड वाली थी ये बेसिकली इसके नए वाले एसएचएम के लिए एक्सट्रीम पोजीशन बन जाएगी, क्योंकि यहां से चालू हुआ था, जहां से चालू होता है ऑब्जेक्ट, है ना, जहां वेलोसिटी जीरो होती है बेसिकली वो एक्सट्रीम पोजीशन होती है। तो यहां पे ये एक्सट्रीम पोजीशन थी नए वाले एसएचएम के लिए, ये मीन पोजीशन हो गई नई वाली। तो आप देखो यहां से यहां तक आया है, तो यही तो एम्पलीट्यूड होगा, इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। ये मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, ये कितना था, x0 था यहां से यहां तक। ठीक है, ये मैं निकाल चुका हूं, मुझे एम्पलीट्यूड चाहिए। एम्पलीट्यूड ये डिस्टेंस होता है एक्सट्रीम से मीन तक का, यही अपन पढ़ते हैं, एक्सट्रीम से मीन तक के डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये a हो गया है। ठीक है, तो a मुझे चाहिए, a कैसे निकाल सकते हैं, ये पूरा x0 था, ये x डैश था। तो आइए एम्पलीट्यूड देखते हैं, तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी x0 माइनस x डैश, ये हो जाएगी। तो x0 कितना था, अगर आप देखो तो ये x0 था, आप k से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू यहां ब्रैकेट में g अपॉन k माइनस x डैश। x डैश की वैल्यू कितनी है, m2g बाई k, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, m1g बाई k। ये मेरा एम्पलीट्यूड आ गया। ठीक है, ये मेरा एम्पलीट्यूड आ गया और ये मेरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो ये क्या है, दिस इज द एंगुलर
फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है, और ये एम्पलीट्यूड आ गया, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था और काफी कॉमन क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसएचएम का क्वेश्चन है। अ यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ लेंथ एल एंड मास एम हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए इज सस्पेंडेड विद लेंथ वर्टिकल from a fixed point by a massless spring such that it is submerged in a liquid of density rho at the equilibrium position. When the cylinder is given a small downward push and released, it starts oscillating vertically with small amplitude. If the force constant of the spring is k, then the frequency of oscillation of the cylinder is. क्या कह रहा है, चलिए बना के बताते हैं आपको। ये कह रहा है कि सबसे पहले आपके पास एक सिलेंडर था, यहां पे एक स्प्रिंग बना लो, ठीक है, ये एक स्प्रिंग है, खिंची होगी, यहां पे एक सिलेंडर है, इस टाइप से सिलेंडर से अटैच थी, ये सिलेंडर हो गया, ठीक है। और आप बोल सकते हो कि यहां पे एक लिक्विड है ऐसे, इसको इधर भी बना लेते हैं, इसको यहां भी बना लेते हैं क्योंकि इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि लिक्विड के अंदर कितनी हाइट था, इसकी हाइट h नॉट मान लेते हैं। चलो अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं क्या कह रहा है ये मैंने डायग्राम्स बना लिए। आइए एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रीड करते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा था कि आपके पास एक सिलेंडर था जिसकी लेंथ l थी, ठीक है, तो l थी तो l ले लेते हैं, मैंने h नॉट ले लिए, तो एक काम करते हैं यहाँ पे आप l ले लो, ये एक सिलेंडर है, इसकी लेंथ कितनी है, l है, तो इसकी लेंथ l ले लो, ठीक है, ये पूरी लेंथ l थी, ये पूरी लेंथ कितनी थी, l थी, है ना। और ये h नॉट मैंने बेसिकली क्या माना था कि भाई कितना अंदर है, तो इसको h नॉट ही लिख लेते हैं, ठीक है। लेंथ इसकी l है, हमने माना कि पहले ये कुछ लिक्विड है, लिक्विड के अंदर कितना है, h नॉट है, ठीक है। और ये बोल रखा है कि स्प्रिंग जो है ये खिंचा होगा, क्यों खिंचा होगा, ये है ना, इसका कुछ पार्ट लिक्विड के अंदर है तो वेट लग रहा होगा नीचे, उसकी वजह से स्प्रिंग खिंचा होगा। और आपको पता है लिक्विड के अंदर है तो बाइंड फोर्स भी लग रही होगी, चाहो तो इसका एफबीडी है ना हम मार्क कर देते हैं अब सारे फोर्सेस। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे आप क्या लिखोगे, के एक्स नॉट लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे भाई, सेंटर ऑफ मास पे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, और बाइंड फोर्स भी लग रही होगी, है ना। तो बाइंड फोर्स मैंने ऐसे लगा दी, तो ये अभी इक्विलिब्रियम में है। क्या लिखोगे आप, इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए तो क्या बोलेंगे, के एक्स नॉट लगा ऊपर, बाइंड फोर्स भी ऊपर लगा, बाइंड फोर्स के लिए क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी दे रखी है आपको, रो दे रखी है, एरिया आप ले सकते हो ए, है ना। बाइंड फोर्स में आता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू अंदर वाली वॉल्यूम, अंदर वाली वॉल्यूम कैसे लोगे, ये वाली वॉल्यूम होगी अंदर वाली, है ना, h नॉट तक, तो एरिया इंटू h नॉट इंटू जी, ऐसा कुछ हो जाएगा। और नीचे क्या हो गया, नीचे लग रहा होगा mg, ठीक है, तो इसका मास इसने कैपिटल M दे रखा है, ठीक है, तो इसको कैपिटल M कर लो, कोई बात नहीं, इसको कैपिटल M कर लो, ठीक है, यहाँ कैपिटल M कर लेते हैं, ऐसा कुछ हो गया। तो ये पहली इक्वेशन हो गई इक्विलिब्रियम की। अब ये कह रहा है, अब इसने ये बोला when the cylinder is given a small downward push, ठीक है, अब इसको ऐसे थोड़ा सा पुश कर दिया, इसको पुश कर दिया तो आप देखोगे इसकी हाइट पहले थी h नॉट, और आपने इसको और पुश कर दिया तो इसकी हाइट जो है वो पानी के अंदर कितनी आ जाएगी, लिक्विड के अंदर कितनी आ जाएगी, h नॉट प्लस x आ जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि भाई ये ऑसिलेशन करेगा तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा। अब इस पे फोर्सेस देखो कितनी होगी, तो जो स्प्रिंग फोर्स होगी वो आप लिखोगे तो कितनी आएगी, के एक्स नॉट, स्प्रिंग तो पहले एक्स नॉट खींची थी, है ना, हम इसको अगर x अंदर डिस्प्लेस करेंगे, है ना, तो आप देखोगे इसको x अंदर डिस्प्लेस करोगे तो जो स्प्रिंग है ये भी खिंच जाएगी, कितने से, x से, इसको आप ऐसे दबाओगे तो स्प्रिंग भी उतने खिंच जाएगी, तो के एक्स नॉट प्लस एक्स, ये फोर्स हो गई स्प्रिंग की। बताओ mg जो होगा वो तो उतना ही लग रहा होगा, तो mg को mg लिख देते हैं। बाइंड फोर्स कहाँ लगेगी, ऊपर लगेगी, तो ये बाइंड फोर्स कौन सी हो जाएगी, नई वाली। पुरानी बाइंड फोर्स और नई वाली बाइंड फोर्स में फर्क होगा, क्योंकि ये पानी के अंदर या कोई लिक्विड के अंदर और चला गया है, तो आप देखोगे ज्यादा वॉल्यूम आ गया है। तो अब देखते हैं इस पे नेट फोर्स कितनी आ रही है। इस पे जब आप नेट फोर्स लिखोगे तो नेट फोर्स कैसे लिखेंगे, नीचे क्या लगा, mg लग गया, माइनस ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं, एक तो बाइंड फोर्स लग रही है, बाइंड फोर्स को मैं लिख सकता हूँ fb डैश, ठीक है, और एक कौन सी फोर्स लग रही है, स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स कितनी हो गई, के एक्स नॉट प्लस एक्स, ऐसा कुछ हो गया।
आइए इसको नए पेज पे सॉल्व करते हैं। तो ऐसा कुछ हो जाएगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू mg माइनस बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स जो हो रही है वो नई वाली, उसको कैसे लिखेंगे, आप लिखोगे रो इंटू एरिया, और इसकी हाइट कितनी थी अंदर, h0 थी, x ही अंदर चले गया, और तो ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। mg माइनस बाइंड फोर्स को क्या लिखते हैं, डेंसिटी इंटू अंदर वाली वॉल्यूम। अंदर वाली वॉल्यूम कैसे देखेंगे, h0 तो अंदर था, x और अंदर चले गया, तो h0 प्लस एक्स इंटू जी माइनस अगर आप देखोगे तो ये भी लग रहा था, तो माइनस करो, तो ये कितना हो गया, k ऑफ x0 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहां कितना आ जाएगा, mg माइनस रो ए इंटू कितना हो जाएगा, h0 इंटू जी माइनस रो ए x इंटू जी माइनस के एक्स नॉट माइनस के एक्स, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, आपने एक इक्वेशन लिखी थी, उसको ढंग से देखो, के एक्स नॉट प्लस रो ए एच नॉट जी किसके बराबर था, एम जी के। ठीक है, तो यहाँ पे m जो है बेसिकली कैपिटल है, तो इसको कैपिटल कर लेते हैं। ठीक है, तो mg किसके बराबर था, देखो mg किसके बराबर था, रो ए एच नॉट और के एक्स नॉट। तो अगर आप देखो mg किसके बराबर था, रो एच नॉट और के एक्स नॉट, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। कहां से, इस वाली इक्वेशन से, ये कैंसिल हो गया। अब देखो ढंग से क्या बचा, आपके पास बचा माइनस रो ए जी इंटू एक्स माइनस के इंटू एक्स, ऐसा कुछ बन गया। ठीक है, नेट फोर्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ रो ए जी प्लस यह बन गया के, यहां आ जाएगा एक्स और नीचे कितना आ जाएगा एम। अब देखो एसएचएम में आपने पढ़ा होगा कि जो एक्सेलरेशन होती है वो ऐसी कुछ होती है, ऐसी दिखती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ऐसे ही कुछ आ रहा है, देखो माइनस की जगह माइनस, एक्स की जगह एक्स, और ओमेगा की जगह आपके पास ये टर्म आ रहा है। तो ओमेगा जिसको क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, कंपेयरिंग करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी रो ए जी प्लस के अपॉन नीचे कितना आ गया एम, ऐसा कुछ हो गया। निकालना क्या था, फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ा होगा ओमेगा बाय 2 पाई होती है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो जब आप इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 पाई अंडर रूट में यहां पे आ जाएगा रो ए जी प्लस के और नीचे कितना आ जाएगा एम। ठीक है, तो देखो भाई कौन सा आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है 1/2 पाई के प्लस ए रो जी अपॉन एम। यहां पे अगर मैं देखूं तो दोनों ही ऑप्शन मुझे सेम लग रहे हैं, तो आंसर तो यही आ रहा है, तो अपन इसी को मार्क कर देते हैं। ठीक है, दोनों ही सेम दिखाई दे रहे हैं, तो ये मेरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो गलत दिख रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एसएचएम का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख सकते हो, इसमें डायरेक्ट आंसर नहीं है, आपको सॉल्व करके लेके आना पड़ा आंसर क्या है। पूरा एसएचएम का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, अ सिंपल पेंडुलम, इसका टाइम पीरियड t1 था, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन नाउ मूव्ड अकॉर्डिंग टू रिलेशन, ये है ना। आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम है ना, क्योंकि कई लोग को ये समझ में नहीं आता क्वेश्चन। आप ये बोल दो ये सिंपल पेंडुलम है, बेसिकली किसके अंदर है, लिफ्ट के अंदर है ना। ये बेसिकली क्या हो गया, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। आप ये बोल सकते हो जो लिफ्ट है ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, तो अपने आप ये जो पॉइंट है ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा, एक्सेलरेट हो रहा होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट कितनी दे रखी है, देखिए kT²। आप डिफरेंशिएशन करना जानते हैं, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, dy/dt हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 2kT, ऐसा कुछ हो गया। और अगर आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो वो आ जाएगी dv/dt करके, तो एक्सेलरेशन आपके पास कितनी आ जाएगी 2k करके आएगी, और k की वैल्यू क्या है 1 है। तो एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गई, मतलब ये लिफ्ट है ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, चलो, द टाइम पीरियड नाउ बिकम्स t2, तो इसका मतलब पहले टाइम पीरियड था t1, अब कितना हो गया t2। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमने पढ़ रखा है सिंपल पेंडुलम में, है ना। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट L/G करके होता है, और जब अपन इसको लिफ्ट में लेके जाते हैं तो आप जानते हैं कि G जो होता है वो चेंज हो जाता है, तो L/G की जगह क्या आ जाएगा, G इफेक्टिव आ जाएगा, G की जगह आ जाएगा G इफेक्टिव। तो कितना आ जाएगा, अगर आप देखो 2 पाई अंडर रूट L/G, तो L/G G को ले लिया 10, और यहाँ T2
इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव कितना आ गया था, एक्सेलरेशन ऊपर है तो देखो जी इफेक्टिव इस केस में यही लिख देता हूँ, जी इफेक्टिव इस केस में कितना हो जाएगा, जी प्लस ए करके होगा, एम जी भी नीचे लगेगा और सूडो फोर्स भी नीचे लगेगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, जी प्लस ए। जी 10 था, ए कितना था, 2 था, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, T1 बाई T2 का स्क्वायर चाहिए। तो यहां अगर मैं देखूं T1 बाई T2 का आप स्क्वायर करूंगा मैं, तो यहां पे आ जाएगा T1 बाई T2 इज इक्वल टू, जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां नीचे आएगा अंडर रूट 10, ठीक है, और यहां आ जाएगा अंडर रूट 12। ठीक है, अब आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 12/10, 12/10 मतलब कितना आ जाएगा, ये 6/5 आ जाएगा। इसका आंसर 6/5 आ जाएगा, आंसर इसका 6/5 आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार इस टाइप का जेईई मेंस में आ चुका है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Two particles are performing SHM in a straight line about the same equilibrium point. The amplitude and the time period of both the particles are same. इसको अंडरलाइन कर दो, एम्पलीट्यूड भी सेम है, टाइम पीरियड भी सेम है, मतलब एम्पलीट्यूड ए हो गया और टाइम पीरियड सेम है, तो एक काम करते हैं, ओमेगा जो 2π/t होता है वो भी सेम होगा, ए और टी के बराबर। At time t equal to 0, one particle has displacement a while the other one has a displacement of -a/2 and they are moving towards each other. If they cross each other at time t, तो आपको टाइम बताना है। तो बच्चों इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है इसको फेजर डायग्राम से करते हैं, फेजर डायग्राम से करते हैं तो बहुत आसानी से हो जाता है। ऐसे आप करोगे तो हो सकता है कई मैथ्स में उलझ जाओ आप और आपको दिक्कत आ जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम स्पेसिफिकली फेजर डायग्राम है ना बच्चों को बताते हैं। तो फेजर डायग्राम कैसे बनता है आइए इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, फेजर डायग्राम अगर आप देखो तो इस टाइप से फेजर डायग्राम बनेगा ये। ठीक है, ये फेजर डायग्राम बन गया, ऐसे कुछ एक्सिस बना लो। ठीक है, अब देखो इसने बोला कि एक पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, ए थी। तो ये हम पढ़ाते हैं कि अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस पे एसएचएम कर रहा है तो बेसिकली ये मीन पोजीशन होती थी, हमें पता है ये क्या होती थी, एक्सट्रीम पोजीशन, और ये भी क्या होती थी, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो हम इस टाइप से बताते हैं कि जो अगर पार्टिकल इस टाइप से ऑसिलेशन कर रहा है, एक्स एक्सिस पे एसएचएम कर रहा है, तो ये पार्टिकल इक्विवेलेंटली इस सर्कल पे घूम रहा होगा। अगर ये मीन पोजीशन पे है तो हम बोलेंगे इस सर्कल पे यहाँ कहीं होगा ऐसे, अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो बोलेंगे है ना ये यहाँ पे होगा, अगर यहाँ पे अगर ये था तो आप बोलोगे ये सर्कल पे यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, डिपेंडिंग कहाँ जा रहा था। ठीक है, तो इस टाइप से अपन क्वेश्चंस करते हैं। अगर मैं देखूं तो इसने बोल रखा है कि मेरा जो पार्टिकल था वो कहाँ पे था, इसकी डिस्प्लेसमेंट ए थी, तो ये मीन पोजीशन है, इसको ओरिजिन मान लेते हैं। तो मेरा जो पार्टिकल था इसकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे थी, तो यहाँ पे था पार्टिकल मेरा। ठीक है, जब टाइम 0 था तो पार्टिकल यहाँ पे था। ठीक है, और दूसरा पार्टिकल कहाँ पे था, -a/2 पे था, -a/2। तो -a/2 देखो, -a/2 यहाँ कहीं होगी कि नहीं बताओ, है ना, -a/2, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये बेसिकली -a/2, 0 करके आएगा, है ना। अगर ये यहाँ पे होगा तो सर्कल पे यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, वो देखना पड़ेगा कि क्या होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसने एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो बेसिकली ये जो पार्टिकल होगा है ना, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा और ये पार्टिकल जो है ये वापस अब ऐसे आएगा। तो जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तभी तो एक दूसरे की तरफ चलेंगे, मतलब ये वाला जो पार्टिकल ये ऐसे चल रहा होगा क्योंकि ये आएगा ऐसे तो ऐसे घूमेगा ये। ठीक है, और ये वाला जो पार्टिकल है ये इधर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से ऐसे चलेगा, तो बेसिकली ये यहां पे होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब अपन क्या करेंगे, देखो यहां पे एक लाइन बना लो, ये a/2 था और ये कितना था, a था, ये a/2 था और ये कितना था, a था। ठीक है, अगर आप एंगल निकालो, कोई भी एंगल निकालो, जैसे ये बनाओगे, ये एंगल निकालोगे, ये एंगल अगर मैं देखूं तो ये जो एंगल है ये कितना आ जाएगा, ये अगर आप एंगल निकालोगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा, क्योंकि आप इसको एंगल को थीटा मानोगे तो a cos थीटा करके 60 आ जाएगा, तो ये 30 आ जाएगा। अब आप देखो दोनों का टाइम पीरियड सेम है, ये घूम रहा होगा ओमेगा से, तो ये भी कितने से घूम रहा होगा, ओमेगा से। ठीक है, तो आप देखोगे ये इस टाइप से चलेंगे, ऐसे ऐसे चलते 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 ये ऐसे चलेंगे। टी टाइम में कितना चल जाएगा, ओमेगा टी, और ये भी कितना चल जाएगा, ओमेगा टी, दोनों बराबर चलेंगे। इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फेज डिफरेंस मतलब आप देख सकते हो ये जो
है ना, ये जो लाइन है जो इस पार्टिकल को ज्वाइन करेगी और ये जो लाइन है जो पार्टिकल को ज्वाइन करेगी, ये बराबर बराबर एंगल्स घूमेगी, है ना, सेम टाइम इंटरवल में। तो ये जो लाइन है ये ओमेगा टी घूम जाएगी और ये भी ओमेगा टी। इनके बीच का जो एंगल रहेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। वो कितना रहेगा? 90 और 30, 120 रहेगा। तो ये जब मिलेंगे ना, जब ये मिलेंगे, मान लेते हैं यहां कहीं, ये घूम के यहां कहीं आ गया, देखो ऐसे, और ये घूम के यहां कहीं आ गया, ये ऐसे जा रहा होगा और ये ऐसे जा रहा होगा। तो जब आप इनको ऐसे देखोगे, ये एक ही पोजीशन पे होंगे यहां पे, ठीक है। ये जो लाइन होगी, है ना, ये जो लाइन होगी, इनके बीच में एंगल कितना रहेगा? 120 करके, है ना, क्योंकि 120 था। तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा? 120 माइनस थीटा करके होगा, है ना। ये कितना होगा? ए, और ये कितना होगा? ए। ये डिस्टेंस तो सेम है, तो आप क्या लिखोगे? ए कॉस थीटा, ए का ये वाला कॉम्पोनेंट ए कॉस थीटा, और इसका ये वाला कॉम्पोनेंट कितना होगा? ए कॉस 120 माइनस थीटा। ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहां से आ जाएगा थीटा की वैल्यू आ जाएगी 120 माइनस थीटा के बराबर। तो थीटा कितना आ जाएगा? 60। मतलब बेसिकली ये जो एंगल्स है ये बराबर हो जाएंगे, 60-60 डिग्री के एंगल हो जाएंगे। अब आपको ये बताना है कि कितने कितने टाइम पे ऐसा कुछ होगा। तो अगर आप इस पार्टिकल को देखो, ये पार्टिकल यहाँ पे था, अभी यहाँ पे आ गया है, ये 60 डिग्री का एंगल हो गया है, ये 30 था, तो ये वाला आप एंगल निकालोगे, ये 30 है, ये 60 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी 30 हो जाएगा। तो ये 30 हो गया और ये भी 30 हो गया। तो ये पार्टिकल कितना घूम गया? ये 60 डिग्री घूम गया, ठीक है। तो ये पार्टिकल 60 डिग्री घूम गया। 60 डिग्री मतलब कितना हो गया? पाई/3 घूम गया। तो पाई/3 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू कितना हो गया? डेल्टा टी। तो पाई/3 इज इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा को क्या लिख सकते हो? 2 पाई/t इंटू टाइम इंटरवल कितना लगा? डेल्टा टी, ठीक है। तो पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ गई? t/6 करके आ गई। तो ये कब मिलेंगे? t/6 टाइम पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर मेरा t/6 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बच्चों फेजर का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पार्टिकल परफॉर्म्स SHM विद द एम्पलीट्यूड ऑफ a, इट्स स्पीड इज ट्रिपल्ड, ठीक है। ये बेसिकली क्या है? ट्रिपल्ड है। स्पीड इज ट्रिपल्ड एट द इंस्टेंट व्हेन इट इज एट द 2a/3 फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो जब ये 2a/3 पे था तो क्या स्पीड निकाल सकते हो? वही फॉर्मूला लगाओगे SHM का, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x²। कौन सी पोजीशन पे था? 2a/3। तो x की जगह क्या डालेंगे? 2a/3 करके डालेंगे, तो 2a/3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट कितना आएगा? a² माइनस 4a² बाय, नीचे आ जाएगा 9। तो v की वैल्यू बन जाएगी ओमेगा a, यहां कितना बन जाएगा? √5 अपॉन नीचे कितना है? 3, ठीक है। तो आपने इसकी स्पीड निकाल ली कहां पे? 2a/3 पे जब ये था, तो यहाँ पे आपने इसकी स्पीड निकाल ली, इतनी आ गई। अभी क्या कह रहा है? अ पार्टिकल परफॉर्म्स SHM विद एम्पलीट्यूड a, इट्स स्पीड इज ट्रिपल्ड एट द इंस्टेंट व्हेन इट इज एट डिस्टेंस 2a/3। मतलब इस स्पीड को ट्रिपल कर दिया गया, मतलब 3 गुना कर दिया गया। तो क्या न्यू स्पीड निकाल सकते हो? न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी? आप इसका 3 गुना कर दो तो 3 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? √5 ऑफ ओमेगा, ये बन जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना है द न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज, नया वाला एम्पलीट्यूड आपको बताना है कितना होगा। नया वाला एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे? देखो, ये पार्टिकल अगर चल रहा होगा ना और एकदम से इसको कोई धक्का देगा, इसकी स्पीड को बढ़ा देगा, इस टाइप से ऑसिलेशन कर रहा है ये पार्टिकल, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे था ये, कोई एकदम से इसको धक्का दे देगा तो ये और आगे जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा क्योंकि स्पीड 3 गुना हो गई है। तो आप करोगे क्या? लगाओगे तो ये फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x²। तो आप v की जगह लिखोगे v न्यू इज इक्वल टू ओमेगा a, एम्पलीट्यूड इसका कौन सा लिखोगे आप? नया वाला। और किस पोजीशन पे हुआ था ये? स्पीड 3 गुना किस पोजीशन पे हुई थी? ये पोजीशन तो 2a/3 थी, तो ये बन जाएगा 2a/3 का स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x², ठीक है। तो नई वाली जो स्पीड है इसको आप ऐसे लिख लो, नई वाली स्पीड कितनी हो गई? √5 ओमेगा a इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ, ये बन जाएगा a न्यू का स्क्वायर माइनस 4a² बाय 9, इस टाइप से कुछ करके आएगा। बताओ ओमेगा और ओमेगा क्या हो गया? कैंसिल। तो ये बन जाएगा 5a² इज इक्वल टू a न्यू का स्क्वायर माइनस 4a² बाय 9, ऐसा कुछ हो गया। तो नया वाला एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा? नया वाला एम्पलीट्यूड अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा? 5a² प्लस 4a² बाय 9,
ऐसा कुछ हो जाएगा। 9 इंटू ये कितना हो गया 45, ये कितना हो गया 49 ऑफ ए स्क्वायर अपॉन नीचे आ गया 9। ठीक है, ये ए न्यू का स्क्वायर आ गया तो इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो आंसर आ ही गया है। तो आंसर कितना आ जाएगा ए न्यू आ जाएगा 7a/3, इस टाइप से कुछ आएगा। नया वाला एम्पलीट्यूड कितना आ गया 7a/3, तो इसका आंसर 7a/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A particle executes SHM with a frequency of f, the frequency with which the kinetic energy oscillates। ठीक है, तो आप जानते हैं जो पार्टिकल होता है इसका जो पोजीशन होता है टाइम के साथ xt रिलेशन ऐसा कुछ होता है, फाई भी आ सकता है लेकिन मैं फाई को 0 मान लेता हूं, ऐसा कुछ इसका रिलेशन होता है। किस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन की बात कर रहा है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर आप देखोगे ये ओमेगा है, तो क्या ओमेगा को ऐसा लिखा जा सकता है, ओमेगा बराबर 2πf, ऐसा कुछ होता है। तो फ्रीक्वेंसी और ओमेगा में डायरेक्ट रिलेशन है, ओमेगा चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगा। तो आप बोल सकते हो इसका ओमेगा ओमेगा है तो फ्रीक्वेंसी इसकी एफ है। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी विद विच द काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट्स, काइनेटिक एनर्जी में स्पीड आता है और स्पीड के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो v को लिखोगे आप dx/dt करके, v को आप लिखोगे dx/dt करके, तो ये कितना आ जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा t, इस टाइप से कुछ करके आ जाएगा, ये स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अब आप जब काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे ना तो काइनेटिक एनर्जी ऐसा कुछ आएगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ m इंटू वी का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा हाफ m, बताओ v की वैल्यू कितनी थी, ये थी कि नहीं, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसा कुछ बन जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी बन गई। ठीक है, अब करने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक मैथमेटिकली और आप ऐसे भी समझ सकते हो। देखो ये फंक्शन क्या था, साइन फंक्शन था। ठीक है, ये फंक्शन था साइन फंक्शन। साइन फंक्शन अगर आप देखो तो साइन फंक्शन जो होता है वो इस टाइप से होता है जनरली। साइन फंक्शन अगर आप बनाओगे तो ऐसा बनेगा साइन फंक्शन, ये ऐसा। ठीक है, 2π के बाद रिपीट करता है। ठीक है, वैसे ही अगर आप देखो काइनेटिक एनर्जी में कॉस स्क्वायर वाला फंक्शन आ रहा है, तो कॉस स्क्वायर वाला जब आप फंक्शन बनाओगे तो कॉस स्क्वायर वाला फंक्शन ऐसा बनेगा। देखो cos 1 से स्टार्ट करता है तो ऐसा बनेगा, ये ऐसे। ठीक है, ऐसा बनेगा ये फंक्शन। ठीक है, और cos कैसा बनता था, cos अगर आप बनाओगे तो cos ऐसा बनता था। तो हो क्या रहा है कि जब आप स्क्वायर कर रहे हो cos का, स्क्वायर कर रहे हो cos का, तो नीचे वाला ग्राफ ऊपर आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकती काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो नीचे वाला ग्राफ ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, जो साइन वाला जो फंक्शन होता है ये 2π के बाद रिपीट करता है ना, 2π के बाद साइन वाला फंक्शन रिपीट करता है। कॉस भी 2π के बाद रिपीट करता है, लेकिन कॉस स्क्वायर जो होता है, कॉस स्क्वायर जो होता है ये पाई के बाद ही रिपीट होता है, क्योंकि आप देखोगे पाई के बाद कॉस नेगेटिव हो जाता है। ठीक है ना, आप देखोगे, लेकिन पाई/2 के बाद कॉस नेगेटिव हो जाता है, लेकिन आप देखोगे जो नीचे वाला जो पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, तो आप बोलोगे नीचे वाला पार्ट अगर ऊपर आ गया है तो इसका टाइम पीरियड हाफ हो गया है। ठीक है, आप बोलोगे जो नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये इस टाइप से ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा तो टाइम पीरियड इसका आधा हो गया। टाइम पीरियड आधा हो गया तो फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, है ना। और अगर ऐसे नहीं करना तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं इसको, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे अपन ने पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा है, कॉस स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं 1 + cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो SHM होता है, SHM एक सिंगल फंक्शन आना चाहिए साइन का या कॉस का। तो आप देखोगे यहाँ पे जो फंक्शन आ रहा है वो कॉस का आ रहा है। ठीक है, कॉस का फंक्शन आ रहा है और यहाँ पे जो ओमेगा आ गया है वो 2 ओमेगा आ गया है। तो अगर ओमेगा में फ्रीक्वेंसी f थी तो 2 ओमेगा में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, 2f हो जाएगी, डबल हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी के ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 2f होगी। तो ये मेरा आंसर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 4 kg, इस टाइप से डायग्राम बना रखा है और कनेक्टेड टू अ वर्टिकल स्प्रिंग एज शोन इन द फिगर। इनके बीच में एक स्प्रिंग है। द स्मॉलर मास एग्जीक्यूट्स SHM, मतलब ये वाला जो पार्टिकल है ये ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, SHM of angular frequency 25 radian per second and amplitude 1.3 centimeter, while the bigger mass remains stationary on the ground. The maximum force exerted by the system on the floor is, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं।
तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट को देखोगे ना, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है जो नीचे है, आप इसका अगर FBD बनाओगे तो ये 4 kg है, ठीक है। इसका FBD बनाओ तो नीचे क्या लग रहा होगा, 4G लग रहा होगा। यहाँ क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा, ठीक है। ये कह रहा है कि ये फ्लोर को सबसे ज़्यादा फोर्स कितनी लगा रहा है। तो आप देखोगे इनके बीच में एक स्प्रिंग भी है, तो स्प्रिंग कभी इलोंगेट होगी, कभी कंप्रेस होगी, ठीक है। हो सकता है कंप्रेस ही रहे, हमें इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन आप खुद सोचो कि नॉर्मल रिएक्शन मुझे बढ़ाना है, क्योंकि ये ग्राउंड को कौन सी फोर्स लगा रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ। और सेम एक्शन रिएक्शन लॉ से, न्यूटन्स थर्ड लॉ से आप बोलोगे ग्राउंड इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा नॉर्मल। मतलब मेरे को एन को क्या करना है, मैक्सिमाइज, इंक्रीज करना है, इसको एन को बढ़ाना है। एन को बढ़ाने के लिए है ना, स्प्रिंग को कंप्रेस होना पड़ेगा। अगर स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगाएगा, नीचे के डायरेक्शन में, kx। अगर स्प्रिंग एलोंगेट हो गया तो स्प्रिंग इसको ऊपर खींचने लगेगा, है ना, इसको पुल करेगा, तो एन कम हो जाएगा। और स्प्रिंग अगर दबा हुआ होगा तो इसको नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो एन को आपको ज्यादा करना है तो आपको फोर्स कंप्रेसिव माननी पड़ेगी, मतलब आपको स्प्रिंग को दबाना पड़ेगा। तो आप ये बोलोगे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो कितना होगा, नॉर्मल रिएक्शन अगर आप लिखोगे तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू 4G प्लस kx, है ना, 4G प्लस kx, इस टाइप से कुछ आ जाएगा। आपको नॉर्मल रिएक्शन क्या बताना है, मैक्सिमम इज इक्वल टू 4G प्लस, तो आपको यहाँ पे जो कंप्रेशन है वो भी क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन चाहिए मुझे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम दूसरे वाले ब्लॉक पे ध्यान देते हैं, 1 kg वाला ब्लॉक, ठीक है। 1 kg वाला जो ब्लॉक है ये बेसिकली क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है। ये बेसिकली ऑसिलेशन कर रहा है, इसका मुझे एम्पलीट्यूड दे रखा है, ठीक है, एम्पलीट्यूड। इट एग्जीक्यूट्स SHM विद एंगुलर विद एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 1.3 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसकी मीन पोजीशन ये मानूं, ये इसकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे बताओ नेट फोर्स क्या होता है, 0। नेट फोर्स 0 होता है ना। नेट फोर्स 0 होने का मतलब, नेट फोर्स 0 होने का मतलब कि यहाँ पे नीचे क्या लग रहा होगा, 1G लग रहा होगा, है ना, और स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रही होगी, है ना। आप बोलोगे यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लग रही होगी, है ना, और ये वेट नीचे लग रहा होगा। तो स्प्रिंग फोर्स कितनी होगी, kx नॉट। तो x नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1G/k, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं यहां पे कहीं मान लेता हूं कि ये नेचुरल लेंथ थी, ठीक है, ये यहां कहीं नेचुरल लेंथ थी, तो ये अभी x नॉट जो है ये कंप्रेस था, x नॉट ये कंप्रेस था, तो स्प्रिंग जो है वो उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही होगी। अब ये कह रहा है कि इसका एम्पलीट्यूड 1.3 सेंटीमीटर है। 1.3 सेंटीमीटर होने का मतलब है ये अगर इसकी मीन पोजीशन थी तो ये मीन पोजीशन से ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो ये नीचे कितना जा सकता है, इस पोजीशन से नीचे जा सकता है कि नहीं, इस पोजीशन से 1.3 सेंटीमीटर ये और नीचे जा सकता है, क्योंकि मीन पोजीशन है, तो 1.3 सेंटीमीटर ये और नीचे जा सकता है। और जब ये 1.3 सेंटीमीटर और नीचे जा सकता है तो आप बोलोगे इसका जो मैक्सिमम कंप्रेशन है, देखो अभी तो x नॉट था और आप बोलोगे 1.3 और नीचे जा सकता है, तो कितना हो जाएगा, 1.3 सेंटीमीटर और हो सकता है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हो सकता है, ये हो सकता है, और यही यहां पे हमें चाहिए। तो n मैक्सिमम कितना होगा, n मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू जी प्लस k मुझे पता है, k की वैल्यू इसने दे रखी है, k की वैल्यू इसने नहीं दे रखी, लेकिन इसने एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो आप लिख सकते हो ओमेगा इज इक्वल टू √k/m करके होता है ना। कौन सा मास ऑसिलेट कर रहा है, 1 kg वाला, तो ओमेगा कितना दे रखा था इसने बोल रखा था एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसकी 25 है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसकी 25 हो गई। 25 किसके बराबर होगा, √k के बराबर। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 625 हो जाएगी। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 625। k तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहां देखो, यहां कितना आ जाएगा, 4G प्लस k इंटू एक्स मैक्स, ठीक है। तो k अपन निकाल चुके हैं, एक्स मैक्स क्या हो जाएगा, एक्स मैक्स हो जाएगा x नॉट। एक्स नॉट कितना था, अगर आप देखोगे तो एक्स नॉट की वैल्यू कितनी थी, यहाँ g को हमने को 10 लेना है, तो 10/k करके, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10/k प्लस 1.3 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया, 1.3 अपॉन नीचे 100 आ गया। तो n मैक्स ये कितना हो जाएगा, 40 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 10 प्लस 1.3 अपॉन नीचे आ जाएगा 100, और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 625 हो जाएगी,
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 50 प्लस 2 डेसिमल इधर आ जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1.3 इंटू 6.25, ऐसा कुछ करके आएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। आप देख सकते हो आंसर जो है 50 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, 50 से बड़ा आंसर आ रहा है। ये वाला जो आंसर आएगा ये लगभग 10 के आसपास आ जाएगा, तो ये आंसर लगभग 60 न्यूटन आ जाएगा, है ना। कैलकुलेट मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑप्शंस ऐसे दे रखे हैं 20, 10, 40 और 60, तो इसका आंसर करेक्ट कौन सा हो जाएगा 60 न्यूटन। ठीक है, तो कई बार ऑप्शंस देख के भी आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तो 60 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप बहुत आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सोनोमीटर वायर। अब बच्चों अपन एसएचएम के क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं, अपन कुछ वेव्स के क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है सोनोमीटर वायर का। अ सोनोमीटर वायर विद अ गिवन ट्यूनिंग फोक फॉर्म स्टैंडिंग वेव्स विद 5 एंटीनोड्स बिटवीन 2 ब्रिजेस। मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के समझाता हूँ सोनोमीटर वायर का। ठीक है, इस टाइप से कुछ होगा। ठीक है, इस टाइप से एक सोनोमीटर वायर का मैंने डायग्राम बनाया है। ठीक है, एक रफ सा डायग्राम है। इसने बोला है कि यहाँ पे एक ट्यूनिंग फोक है इस टाइप से। ठीक है, ये इस वायर को है ना ऑसिलेट करवाएगा। इसने बोला है कि स्टैंडिंग वेव्स बन रही हैं इस पे और 5 एंटीनोड्स बन रहे हैं, स्टैंडिंग वेव्स विद 5 एंटीनोड्स बिटवीन द 2 ब्रिजेस। तो यहाँ पे 2 ब्रिज आप बना सकते हो इस टाइप से। ठीक है, 2 ब्रिज आप बना सकते हो। तो यहाँ पे कितने एंटीनोड्स बन रहे हैं 5 बन रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे बनाओगे, ये एक लूप बन गया। ये एक एंटीनोड हो गया, ये एक एंटीनोड हो गया, ये एक एंटीनोड हो गया, ये एक एंटीनोड हो गया और ये एक एंटीनोड हो गया। 5 एंटीनोड हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो वायर है इस टाइप से ऑसिलेट कर रही होगी ये। ठीक है, ये इस टाइप से ऊपर नीचे, मतलब यहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स बन रही होंगी। तो 5 एंटीनोड्स है तो 5 लूप होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कौन सा हार्मोनिक होगा 5th वाला। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अगर आप देखो तो फंडामेंटल का क्या फॉर्मूला होता था, nth हार्मोनिक है, सॉरी nth हार्मोनिक, यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, तो कितना हो जाएगा 5/2L इंटू अंडर रूट टी बाई म्यू। टी कितना हो जाएगा टेंशन, अगर आप देखोगे टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9G के बराबर, तो बन जाएगा 9G/म्यू। ये बन जाएगी फ्रीक्वेंसी। ये क्या बन गई फ्रीक्वेंसी। और यही जो फ्रीक्वेंसी होगी ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी स्टैंडिंग वेव की होगी। और क्योंकि बेसिकली यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस हो रहा है तो आप ये बोल सकते हो ये जो फ्रीक्वेंसी है ट्यूनिंग फोक के बराबर भी होगी, क्योंकि रेजोनेंस में फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए। अब इसने बोला इट इज रिप्लेस्ड बाय मास ऑफ m। अब यहाँ पे 9 kg की जगह यहाँ पे एक मास आ गया है। ठीक है, विद द सेम ट्यूनिंग फोक, और कह रहा है 3 एंटीनोड्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम बना सकते हैं, मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा, यहाँ पे इस टाइप से कुछ बन जाएगा। आप देखेंगे जो रस्सी है यहाँ पे बेसिकली अब 3 लूप्स बनेंगे, ऐसे ऐसे, है ना। यहाँ पे एंटीनोड बनेगा, है ना, यहाँ पे एंटीनोड बनेगा, यहाँ पे एंटीनोड बनेगा, यहाँ 3 लूप्स बनेंगे। तो यहाँ पे आप बोलोगे जो फ्रीक्वेंसी आएगी स्टैंडिंग वेव की वो कितनी आएगी, यहाँ पे 3rd हार्मोनिक बनेगा, तो 3/2L अंडर रूट ऑफ मास यहाँ पे कितना है, बोल सकते हैं मास यहाँ पे m है, तो mg/म्यू करके आएगा। और यही जो फ्रीक्वेंसी होगी ये फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, ये ट्यूनिंग फोक के बराबर होगी, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है। तो आपको इनको सॉल्व करना है, ये दोनों आपस में इक्वल करने हैं आपको। तो कितना हो जाएगा 5/2L अंडर रूट, यहाँ कितना आ जाएगा 9G/म्यू इज इक्वल टू, यहाँ कितना आ जाएगा 3/2L अंडर रूट mg/म्यू। तो ऐसा कुछ हो जाएगा, बताओ 2L और 2L क्या हो जाएगा कैंसिल, G और G कैंसिल, म्यू और म्यू कैंसिल। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ बन जाएगा 5 अंडर रूट 9, बेसिकली ये 3 बन गया, इज इक्वल टू 3 इंटू रूट m हो गया। m और m क्या हो गया कैंसिल, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 25 kg। m का आंसर मेरे पास कितना आ गया 25 kg। ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। स्टैंडिंग वेव्स का क्वेश्चन था, तो 25 kg मेरा आंसर करेक्ट आ गया। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ वेव ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रिंग इज गिवन बाय दिस।
ठीक है, यहाँ पे आपको वेव की इक्वेशन दे रखी है, आप देख सकते हैं वेव की इक्वेशन में x भी आता है और t भी आता है, ठीक है, where t and x are the distance and time in SI units, the minimum distance between 2 points having the same oscillating speed is, ठीक है, ये वेव की इक्वेशन है, कह रहा है कि ऐसे दो पॉइंट्स की का मिनिमम डिस्टेंस बताओ जिनकी स्पीड सेम होती है। तो आप फेज के बारे में जानते हैं, है ना, हमने ये पढ़ा है कि जो पार्टिकल्स लैम्डा दूरी पे होते हैं, लैम्डा, है ना, लैम्डा क्या होता था, एक वेवलेंथ होता था इस टाइप से, ठीक है, आप अगर दो पार्टिकल्स ले लो इस टाइप से, देखो ये आगे बना लेते हैं, देखो आप देखोगे यार ये वाला जो पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल एकदम आइडेंटिकल बिहेव करेगा, आप बोलोगे ये वाला जो पार्टिकल है और ये वाला पार्टिकल एकदम आइडेंटिकल बिहेव करेगा, क्योंकि इन दोनों की दूरी कितनी थी, लैम्डा थी, ठीक है, ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल जो है ये एकदम आइडेंटिकल बिहेव करेगा। आप बोलोगे ये वाला जो पार्टिकल है और ये वाला जो पार्टिकल है एकदम आइडेंटिकल बिहेव करेगा, इन दोनों के बीच की दूरी भी कितनी थी, लैम्डा थी, है ना। और अगर आप देखो ये वाला पार्टिकल, अगर आप देखो ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल, इन दोनों के बीच की दूरी अगर आप निकालोगे तो ये लैम्डा बाय 2 आएगी। एक आप बोलोगे एक क्रेस्ट पे है और एक ट्रफ पे है, तो आप बोलोगे ये दोनों जो पार्टिकल्स होंगे इनका नेचर एकदम ऑपोजिट होगा, एक निकल नीचे की तरफ आएगा तो एक ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, दोनों की जो वेलोसिटी होगी वो ऑपोजिट होगी, ठीक है। तो ये दोनों होंगे, इनकी स्पीड सेम होगी लेकिन इनकी वेलोसिटी ऑपोजिट होगी, इनका नेचर अलग अलग होगा, मतलब एकदम ऑपोजिट तरीके से बिहेव करेंगे। तो यहाँ पे आप एक बार पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्पीड सेम होनी चाहिए, स्पीड सेम, ठीक है। तो जनरली लोग गलती करते हैं, ये दोनों पॉइंट्स ले लेते हैं लैम्डा दूरी पे, तो लैम्डा दूरी पे तो ये और ये जो पार्टिकल है ये तो एकदम एग्जैक्टली सेम बिहेव करेंगे, लेकिन हमें वेलोसिटी नहीं बोली है, हमें स्पीड बोली है, तो स्पीड बोली है तो ये दोनों पार्टिकल्स की भी स्पीड सेम हो सकती है, ये एक्सट्रीम पे तो इसकी 0 होगी, इसकी भी 0 होगी, है ना। ये वाला जो पार्टिकल होगा और ये वाला जो पार्टिकल होगा ये लैम्डा बाय 2 दूरी पे होगा, इनकी भी स्पीड सेम होगी, है ना, ये ऑपोजिट तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो अगर बोल रहा है कि स्पीड सेम है तो आंसर लैम्डा बाय 2 होगा, वेलोसिटी सेम है तो आंसर लैम्डा होगा, तो यहाँ पे आंसर मेरा लैम्डा बाय 2 होगा, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है, लैम्डा बाय 2। और लैम्डा आपको निकालना है, लैम्डा कैसे निकालेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे आपको दे रखा है 20 पाई, तो देखिए k की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 20 पाई, k को आप लिख लेंगे 2 पाई बाय लैम्डा, तो ऐसा लिख सकते हैं, बताओ पाई और पाई क्या हो गया, कैंसल, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, लैम्डा आप निकालेंगे तो लैम्डा आ जाएगा 2/20 करके, तो लैम्डा की आ जाएगी वैल्यू 1/10 करके, ठीक है। और हमारा जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, लैम्डा बाय 2 करके होगा आंसर, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/20। आंसर मुझे किस में देना है, सेंटीमीटर में देना है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन सेंटीमीटर में दे रखे, तो आंसर मुझे सेंटीमीटर में देना है, तो कितना हो जाएगा 100/20, तो यहाँ कितना आ जाएगा आंसर 5 सेंटीमीटर, आंसर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए 5 सेंटीमीटर देखते हैं कहाँ पे है, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे दिख रहा है, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो समझ में आया, क्रक्स समझ में आया इस क्वेश्चन का, सेम वेलोसिटी कहेगा तो आंसर लैम्डा होगा और सेम स्पीड कहेगा तो आंसर लैम्डा बाय 2 होगा, क्योंकि वो दोनों जो ऑपोजिट तरीके से बिहेव कर रहे हैं पॉइंट्स, उनके बारे में बात चीज हो रही है यहाँ पे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला एक और अच्छा क्वेश्चन, ये जेईई मेंस में आ चुका है बच्चों, है ना। देखिए यहाँ पे क्रेस्ट ट्रफ के बारे में बात हो रही है, एक ट्रांसवर्स वेव है, ये ट्रेवल कर रही है अलोंग द स्ट्रेट लाइन, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पीक्स क्रेस्ट कितना है 5 मीटर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन 1 क्रेस्ट एंड 1 ट्रफ इज कितना, इज 1.5 मीटर, देन द पॉसिबल वेव लेंथ ऑफ द वेव इज, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बच्चे क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दे रखे हैं इसके मल्टीपल आंसर्स है, मतलब कोई एक आंसर नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, जैसे देखते हैं क्रेस्ट देखते हैं, तो क्रेस्ट मतलब क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस लोग लैम्डा ले लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे करके कर लेते हैं लोग। लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इसने बोल रखा है डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रेस्ट्स, जो आप बोल रहे हो कि 2 क्रेस्ट अगर हो गए इस टाइप के, देखो अगर आप इसको क्रेस्ट है बोल रहे हो तो ये क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस लैम्डा होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक कंसेक्यूटिव क्रेस्ट है, कंसेक्यूटिव सक्सेसिव क्रेस्ट है। इसने कब बोला कि यहाँ पे जो क्रेस्ट है कंसेक्यूटिव है, सक्सेसिव है, इसने ये तो बोला ही नहीं, ठीक है। तो आप ऐसा भी तो बोल सकते हो कि डिस्टेंस ये वाला भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बेसिकली कितना हो गया, 2 लैम्डा हो गया, ये भी तो हो सकता है। इसने बोला डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रेस्ट इतना है,
और इसके आगे वाला भी हो सकता है, तो 3 लैम्डा हो जाएगा, 4 लैम्डा हो जाएगा। तो आप बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो n लैम्डा की वैल्यू कितनी है, n लैम्डा की वैल्यू 5 है। n जो है, n क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इस टाइप से चलते रहेगा। ठीक है, तो ऐसे लिखो। अब इसने बोला कि डिस्टेंस बिटवीन वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ, ये क्रेस्ट था और ये ट्रफ था, क्रेस्ट और ट्रफ। अब जैसे ही लोग देखते हैं कहते हैं सर लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 नहीं होगा, लैम्डा बाय 2 तब होगा जब क्रेस्ट एंड नेक्स्ट ट्रफ के बारे में बात हो रही है, क्रेस्ट और ये अगला ट्रफ। ठीक है, इसने यहाँ कहाँ लिखा है कि क्रेस्ट और अगले ट्रफ के बारे में बात हो रही है, तो आप बोलोगे यहां से यहां तक की जो दूरी है ये तो लैम्डा बाय 2 है, ये तो सही है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ये क्रेस्ट हो और ये ट्रफ हो, तो यहां से ये ट्रफ और ट्रफ के बीच में दूरी कितनी होती है, लैम्डा होती है। तो आप बोलोगे ये और ये वाला पॉइंट भी हो सकता है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा बाय 2 और लैम्डा, तो बेसिकली 3 लैम्डा बाय 2 भी हो सकता है। आप बोलोगे अगला वाला भी हो सकता है, तो अगला वाला लैम्डा दूरी पे होगा, तो 5 लैम्डा बाय 2 भी हो सकता है। तो आप समझिए लैम्डा बाय 2 भी हो सकता है, 3 लैम्डा बाय 2 भी हो सकता है, 5 लैम्डा बाय 2 भी हो सकता है। तो आप बोलेंगे लैम्डा बाय 2 का ऑड मल्टीपल आएगा, तो लैम्डा बाय 2 यहाँ पे आप लिख सकते हैं m इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा था 1.5, 1.5 को आप 3/2 लिख लीजिए, m की वैल्यू ऑड आनी चाहिए, तो m की वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो 1, 3, 5, 7, या फिर वैसे 2m-1 करके भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने m की वैल्यूज फिक्स कर दी, ऑड नंबर्स ही आ सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पे इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों इक्वेशंस को अपन क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, n लैम्डा अपॉन 2 और 2 कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, n लैम्डा अपॉन m लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया 5/3, लैम्डा और लैम्डा कैंसल, तो यहाँ पे n बाय m की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3 आ गई। तो एक आंसर तो ये हो सकता है कि n की वैल्यू आप ले लो 5 और m की वैल्यू ले लो 3, ये एक आंसर हो सकता है, पॉसिबल सेट हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो रेशियो आ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ऐसा भी तो हो सकता है n बाय m, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10/6 करके, ये भी तो आंसर करेक्ट हो सकता है क्योंकि रेशियो कह रहा है 5/3 है। लेकिन बेसिकली ये गलत हो जाएगा क्योंकि m जो है वो ऑड ही आना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता। इसका अगला आप देखो, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो तो n बाय m कितना हो जाएगा, अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया 15, और ये कितना हो गया 9 हो गया, तो ये तो सही हो जाएगा, है ना। ये वाला अगर आप देखोगे तो यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 15 और m की वैल्यू कितनी आ गई 9, और सिमिलरली आप अगला करोगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ये एक सेट हो गया, सिमिलरली एक अगला सेट भी आएगा, n की वैल्यू कितनी हो गई 25 हो गई, और m की वैल्यू कितनी हो गई, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से, तो ये कितना हो जाएगा 15, ये भी आंसर आ सकता है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है आंसर। तो आपको क्या करना है, एक आपका सोल्यूशन ये है और ऐसे बहुत सारे आएंगे, तो इसको करके देखते हैं, n की वैल्यू 5 डाल के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू अगर आप 5 डालेंगे तो देखिए यहाँ पे आपके पास इक्वेशन आ रही थी n लैम्डा इक्वल टू 5, तो n लैम्डा इक्वल टू 5 था, n को आपने 5 पुट किया तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1 मीटर, ये आ गया। ठीक है, आप n को यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, n को 15 भी डाल सकते हैं, तो n को अगर आप 15 डालेंगे तो बन जाएगा 15 लैम्डा इक्वल टू 5, तो लैम्डा की वैल्यू बन जाएगी 1/3 मीटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं n की वैल्यू 25 भी आ रही है, तो n की वैल्यू अगर आप 25 डालेंगे, तो n की वैल्यू अगर आप 25 डालेंगे तो 25 लैम्डा, है ना, तो ये बन जाएगा 25 लैम्डा इज इक्वल टू 5, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई 1/5 मीटर, ये भी हो गई। तो आपके पास आप देख सकते हैं इस टाइप से आंसर्स आ रहे हैं और चलते चले जाएगा, 1 मीटर, 1/3 मीटर, 1/5 मीटर, इस टाइप से आएगा। तो देखें क्या आंसर आ रहा है इसका, 1 मीटर, 1/3 मीटर, 1/5 मीटर। ठीक है, तो मेरा आंसर ये हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, आप देख सकते हैं इसमें काफी कंसेप्ट रिवाइज हो रहे हैं, और यहाँ पे है ना तुक्के से आंसर नहीं आएगा, यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। चलो तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, जेईई मेंस में, नीट में, आईआईटी में भी आ चुका है बहुत पहले, तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसको देखिए और इसको ट्राई करिए आप खुद ही, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, आपसे हो जाना चाहिए, है ना। यहां पे कह रहा है कि द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, मतलब पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम इज इक्वल टू 4 टाइम्स
द वेव वेलोसिटी। जो ये कह रहा है इसको मैंने लिख दिया है, अब कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पे फॉर्मूले लिखने हैं। वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ चुके हो, ओमेगा बाई के करके होता है, ठीक है। और पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी, पार्टिकल जो है वो तो अपनी पोजीशन पे ही रहते हैं, है ना। अगर ट्रांसवर्स वेव है तो अपनी पोजीशन की, मीन पोजीशन के बाद ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं ऑसिलेशन कर रहे हैं, एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं। तो एसएचएम में मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ आती है? मीन पोजीशन पे, एंड दैट इज इक्वल टू ओमेगा ए। तो ओमेगा और ओमेगा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है एम्पलीट्यूड, आपको निकालना है बेसिकली वाई नॉट या लैम्डा, लैम्डा निकालना था मुझे, ठीक है। तो लैम्डा निकालना था, तो कैसे करोगे? एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4/k। और k की वैल्यू क्या होती है? k की वैल्यू होती है 2π/λ, आपको पता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड अगर आप देखो तो एम्पलीट्यूड आपको यहाँ पे दिखाई देगा कितना है? वाई नॉट है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो वाई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4λ अपॉन नीचे कितना हो गया? 2π। ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है यहाँ पे? लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू बन जाएगी पाई इंटू वाई नॉट अपॉन नीचे 2 बन जाएगा। ये मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू बन जाएगी पाई वाई नॉट बाई 2। तो लैम्डा की वैल्यू बन जाएगी पाई वाई नॉट बाई 2 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। ऐसे काफी बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी, यहाँ 4 टाइम्स था। तो ऐसे करके आप कर सकते हो, है ना। 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आईआईटी का है, जेईई एडवांस का है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ के देखते हैं क्या कह रहा है। A transverse sinusoidal wave moves along a string in the positive x direction। मतलब एक वेव है जो ऐसे चल रही है, तो यहाँ पे एरो बना लेते हैं, है ना। वेव का जो प्रोपोगेशन हो रहा है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हो रहा है एट अ स्पीड ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसको भी लिख लेते हैं, इसकी स्पीड दे रखी है इन्होंने 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज 0.5 मीटर। जो वेव है, वेव की वेवलेंथ आपको दे रखी है 0.5 मीटर, है ना। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। इसका एम्पलीट्यूड दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर। पार्टिकल का एम्पलीट्यूड आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है। एट अ पर्टिकुलर टाइम द स्नैपशॉट ऑफ द वेव इज शोन, है ना। वैसे तो ये वेव चल रही है ना। एक किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमने वेव की फोटोग्राफ खींची है, तो ऐसी दिखाई दे रही है वेव। स्नैपशॉट ऑफ द वेव इज शोन, द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट P व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 5 सेंटीमीटर। ये जो आपको एम्पलीट्यूड दे रखा है ये बेसिकली एम्पलीट्यूड है 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो पार्टिकल है ये कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट P व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 5 सेंटीमीटर। आप देखोगे ये जो पार्टिकल P होगा ये इस टाइप से ऑसिलेट करेगा, ऐसे, ये ऐसे ऊपर नीचे क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। तो इसकी मीन पोजीशन तो ये हो जाएगी। अभी अपनी मीन पोजीशन से कितना ऊपर है? 5 सेंटीमीटर ऊपर है, इस टाइप से कुछ है। तो आपसे पूछा जा रहा है इस पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ कितनी होगी। इस पार्टिकल की वेलोसिटी आपको बतानी है। वेलोसिटी मतलब आप देख सकते हैं, जो ऑप्शंस देखेंगे यहाँ मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। चलिए तो इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, क्योंकि ये वेव ट्रांसवर्स है तो पार्टिकल जो होगा वो, अगर वेव एक्स में जा रही होगी तो पार्टिकल वाई में ऑसिलेट कर रहा होगा, तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो तो वाई एक्सिस में होगी, मतलब जे कैप में होनी चाहिए। जे कैप में होनी चाहिए तो आई कैप में तो हो ही नहीं सकती। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही हट गए, ठीक है। तो अगर कोई ढंग से थोड़ा बहुत नॉलेज भी रखता है ट्रांसवर्स वेव की, तो ये ऑप्शंस को ऐसे ही एलिमिनेट कर सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब आंसर या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। तो इसको अपन कैसे देखेंगे? इसको भी अपन देख सकते हैं, बहुत आसानी से देख सकते हैं। आपकी वेव ऐसी है, अब देखोगे आप थोड़ी देर के बाद जो वेव होगी वो ऐसी आ जाएगी, ये बेसिकली जो वेव है ये थोड़ी देर के बाद आगे शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि वेव कहाँ जा रही है? वेव तो आगे जा रही है, ठीक है। वेव को आप चला दोगे तो वेव आगे शिफ्ट हो जाएगी। तो ये वाला जो पार्टिकल था पहले यहाँ पे था ऐसे, अब आप ये देखोगे नई वेव पे आ जाएगा। नई वेव पे, नई वेव कौन सी है? डॉटेड वाली है। तो ये पार्टिकल ऊपर गया है, मतलब इसकी वेलोसिटी जे कैप में होनी चाहिए। तो मेरा आंसर जे कैप ही हो सकता है। तो यही मेरा आंसर होगा, यही करेक्ट होगा। और आप बोलेंगे सर ये तो जुगाड़ है ना। अब तो बताइए कैसे होगा एग्जैक्ट मेथड? तो एग्जैक्ट मेथड से भी कर लेते हैं। पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर आपको इसको वैल्यू निकालनी है तो आप ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ये होता है y का स्क्वायर। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितनी हो जाएगी? ओमेगा। ओमेगा कैसे निकालेंगे? पार्टिकल वेवलेंथ दे रखी है और स्पीड दे रखी है। ठीक है, तो याद करिए वेलोसिटी ऑफ वेव कितनी होती थी? वेलोसिटी ऑफ वेव होती थी ओमेगा बाई के करके होती थी, ओमेगा बाई के। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी? वेलोसिटी ऑफ वेव इंटू के करके आ जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ वेव कितनी थी? आप बोलोगे वेलोसिटी ऑफ वेव थी 10, मतलब 0.1 थी। और k को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाय लैम्डा करके लिख सकते हैं। तो 2 पाई बाय लैम्डा है ना, लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 0.5 है, तो लैम्डा की वैल्यू 0.5 देती है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोल सकते हैं ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाय 5 करके, ये आ जाएगी, ये ओमेगा आ गया। तो ओमेगा को आप लिख सकते हो 2 पाई बाय 5, यहाँ बन जाएगा अंडर रूट, एम्पलीट्यूड कितना था? एम्पलीट्यूड यहाँ पे था 10 सेंटीमीटर, तो आप मीटर में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर था, तो मतलब 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितनी थी? डिस्प्लेसमेंट थी 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर मतलब 0.05 इसका स्क्वायर। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 2 पाई बाय 5, यहाँ कितना आ जाएगा? 1 बाय 100 माइनस यहाँ कितना आ जाएगा? 5 और 5 कितना हो गया? 25, इस टाइप से कुछ आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितनी आ जाएगी? 2 पाई अपॉन 5, यहाँ आ जाएगा 500। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 75, ये आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना आ जाएगा? 2 पाई अपॉन 500। अंडर रूट 75 को आप लिख सकते हैं 25 इंटू 3, तो ये बन जाएगा 5√3 करके। तो ऐसा कितना आ जाएगा? इस टाइप से कुछ आ जाएगा, 5√3 करके लिखेंगे तो इस टाइप से कुछ आ जाएगा। तो पाई बाय 50, तो √3 पाई बाय 50 करके कुछ आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो √3 पाई बाय 50 तो आ गया है। ठीक है, और अगर आपको एग्जैक्ट तरीके से निकालना है कि एग्जैक्ट तरीके से कैसे हो रहा है, तो अपन ऐसे भी देख सकते हैं। हमने एक चीज़ पढ़ी है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप, इससे भी आप निकाल सकते हैं। अगर आप देखोगे वेव की वेलोसिटी इधर है, तो वेव की वेलोसिटी आप ले सकते हो पॉजिटिव, और आप P वाले पॉइंट पे अगर आप स्लोप ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई पॉजिटिव, पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई, और मैग्नीट्यूड यहाँ से आ रहा है √3 पाई बाय 50। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, वरना ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। तो इस टाइप का आंसर ऐसे आ जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि एक वेव है, वेव पल्स है। वेव पल्स जो होती है, वेव पल्स मतलब आप समझते हैं, जैसे वेव पल्स को आप ऐसे बना सकते हैं, ये वेव पल्स हो गई। तो वेव पल्स जो होगी, आप देखोगे ये पूरी वेव नहीं है, ये ना वेव पल्स है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बेसिकली कितनी होगी? λ/2 होगी। ठीक है, तो ये वेव पल्स है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी λ/2 है। तो इसने बोला कि रेक्टेंगुलर वेव पल्स ऑफ विड्थ 0.4 सेंटीमीटर। तो आप बोलोगे ये जो वेवलेंथ है ये λ/2 है। ठीक है, तो λ/2 इसकी वैल्यू 0.4 दे रखी है। इज ट्रेवलिंग टू द राइट ऐसे on the taut string of linear mass density mu1. The string is attached to another taut string of linear mass density mu2 as shown in the figure. The tension in both the strings is same. मतलब यहाँ पे टेंशन, यहाँ मीडियम अलग हो जाता है, यहाँ टेंशन और यहाँ टेंशन क्या है? सेम है। ठीक है, टेंशन यहाँ पे सेम है। The tension both the string is same. If the transmitted wave pulse has a width of 0.6 centimeter. ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो ट्रांसमिटेड वेव पल्स है ना, इस टाइप से ट्रांसमिटेड वेव पल्स होगी, तो ये कह रहा है इसकी विड्थ कितनी हो गई? 0.6 सेंटीमीटर हो गई ऐसे। मतलब इसकी जो वेवलेंथ हो गई, वेवलेंथ जब मीडियम चेंज होता है तो वेवलेंथ भी बदल जाती है। तो आप यहाँ बोल सकते हैं वेवलेंथ λ1 हो गई, यहाँ पे जो वेवलेंथ हो गई या कितनी हो गई? λ2, तो λ2/2 हो गया। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो λ1/2 कितना था? 0.4 था, तो λ1 की वैल्यू कितनी हो गई? 0.8 है ना सेंटीमीटर। आप बोल सकते हो यहाँ पे λ2/2 कितना हो गया? 0.6, तो λ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.2। ये आ रहा है समझ में?
लैम्डा 2 की वैल्यू आ जाएगी 1.2, लैम्डा 1 इतना हो गया, लैम्डा 2 इतना हो गया। ठीक है, आपसे बोला जाए टेंशन सेम है तो आपसे पूछा जा रहा है म्यू1 बाय म्यू2 का रेशियो क्या होगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, है ना, v इक्वल टू एफ लैम्डा करके, स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या रहती है, सेम रहती है। अगर कोई वेव किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। पहले वाली मीडियम के लिए लिखेंगे अब v1 इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा 1, दूसरे के लिखेंगे v2 इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा 2। ठीक है, अब हम दोनों को डिवाइड करेंगे, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा v1 बाई v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड का फॉर्मूला स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव होती है अंडर रूट टी बाय म्यू। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट टी बाय म्यू1, और यहाँ पे आप लिखोगे तो अंडर रूट टी और म्यू2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। बताओ टी और टी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आप लिखोगे अंडर रूट ऑफ म्यू2 बाय म्यू1, अंडर रूट ऑफ म्यू2 बाय म्यू1, ये कितना हो जाएगा, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, म्यू1 म्यू2 का रेशियो निकालना है जैसे दे रखा है, तो आप लिखोगे अंडर रूट ऑफ म्यू2 बाय म्यू1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.8, और लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.2। तो यहां दे रखी है वैल्यू 0.8 और यहां कितनी वैल्यू दे रखी है, 1.2। इस टाइप से कुछ दे रखा है। तो अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बेसिकली कितना आ जाएगा, आप 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ कितना आ जाएगा 3। तो म्यू2 बाई म्यू1, म्यू2 बाई म्यू1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/9 आ जाएगी। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, म्यू1 बाई म्यू2, तो म्यू1 बाई म्यू2 कितना हो जाएगा, म्यू1 बाई म्यू2 की वैल्यू बन जाएगी 9/4। तो आंसर मेरा हो जाएगा 2.25, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.25। तो आंसर हो जाएगा 2.25, आप इसको यहां पे लिख सकते हैं, आंसर 2.25 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अ हैवी बॉल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ कार बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ मास स्मॉल m. When the car is at rest, the speed of the transverse wave in the string is 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे एक कार बना सकते हो, मैं बस ही बना लेता हूँ, है ना। मान लो एक बस है, एक ऐसे रस्सी है, ठीक है, एक मास m यहाँ से लटका हुआ था, तो क्या आप इसमें टेंशन निकाल सकते हैं, टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg हो जाएगी। ठीक है, तो स्पीड पहले कितनी थी वेव्स की, ट्रांसवर्स वेव की, आप लिख सकते हो स्पीड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट टी बाई म्यू, तो आ जाएगा अंडर रूट mg बाई म्यू, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब इसने क्या बोला, when the car accelerates with an acceleration of a, तो ऐसा कुछ आ जाएगा, एक कार की जो एक्सेलरेशन है a दे रखी है। ठीक है, तो ये जो है आपका जो ब्लॉक है थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखोगे यहाँ टेंशन जो है वो अलग हो जाएगी, यहाँ टेंशन टी थी तो यहाँ टी डैश हो जाएगी, है ना। आप देखोगे अगर आप यहाँ के फ्रेम से देख करो तो यहाँ पे मतलब पर्सन अंदर खड़ा कर दो, नॉन इनर्शियल फ्रेम कर लो, है ना, बस से या कार से करोगे तो इस पे एक सूडो फोर्स लग जाएगा ma और mg नीचे लग जाएगा। ठीक है, तो टेंशन की वैल्यू जब आप निकालोगे तो टेंशन की वैल्यू बन जाएगी m अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इन दोनों फोर्सेस को ऐड करना पड़ेगा, रिजल्टेंट लेना पड़ेगा इनका, इन दोनों में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का, तो टेंशन इतनी बन जाएगी। पहले टेंशन कितनी थी, mg थी, वो कह रहा है कि भाई स्पीड इसकी बढ़ गई, अब कितनी हो गई 60.5 हो गई, क्योंकि टेंशन बढ़ गई तो स्पीड भी बढ़ गई होगी। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 60.5 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m, टेंशन कितनी है, ये है, बाई म्यू, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो आपको बताना है द ग्रेविटेशनल द एक्सेलरेशन a जो है ये कितनी होगी। ठीक है, तो आपके पास ऐसा कुछ आ जाएगा, देखो 60.5 इज इक्वल टू अंडर रूट, ऐसा कुछ बन रहा है m अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए नॉट का स्क्वायर अपॉन म्यू, ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, तो यहां बन जाएगा 60.5 इज इक्वल टू, आप ऐसा कर सकते हैं mg बाहर निकाल लो, तो mg बाय म्यू आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहां बन जाएगा 1 प्लस
ए नॉट का स्क्वायर अपॉन जी का स्क्वायर, इसकी पावर कितनी बन जाएगी, हाफ बन जाएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट था। ठीक है, ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी मैं ऑलरेडी जानता हूँ, अंडर रूट एम जी बाई म्यू। अंडर रूट एम जी बाई म्यू कितना था, 60 था, तो ऐसा हो जाएगा, तो बन जाएगा 60.5 इज इक्वल टू बन जाएगा 60, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस ए नॉट का स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, इसकी पावर कितनी हो गई, 1/4। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 60 को डिवाइड कर दीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए 60 प्लस 0.5 अपॉन 60 इज इक्वल टू 1 प्लस ए नॉट का स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी हो गई, 1/4, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, अब अपन बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, है ना, ए नॉट को अज्यूम करेंगे, ए नॉट जो है वो जी से बहुत ही छोटा है, तो यहाँ जब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो यहाँ बन जाएगा 1, ठीक है, प्लस 0.5 अपॉन नीचे आ जाएगा 60, और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन जब आप लगाएंगे तो ये 1/4 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 1 प्लस ए नॉट का स्क्वायर अपॉन 4g स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। ये जो पावर है ये कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो 1 और 1 कैंसिल हो गया, तो ए नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, आप देखोगे तो यहाँ ये साइड आ जाएगा जी स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आ गया 30, तो ए नॉट की वैल्यू कितनी बन जाएगी, जी अपॉन अंडर रूट 30, ऐसा बन जाएगा। तो 30 अगर आप देखो तो 30 जो होता है इसका स्क्वायर रूट 5 से तो बड़ा ही होता है, तो अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो ये जो ए नॉट आ रहा है ये लगभग g/5 के आसपास कुछ आ रहा है ना। ये वैसे 5 से तो बड़ा होगा, लेकिन आप अगर ऑप्शंस देखेंगे तो यहाँ पे इस टाइप का ऑप्शन दे रखा है, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, g/5। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, जेई मेंस का क्वेश्चन था, तो g/5 इस टाइप से आप अप्रोक्सीमेट करके आंसर कर लेंगे। इसमें देखो आप देख सकते हो SHM भी आ गया, सूडो फोर्स का कंसेप्ट भी आ गया, और वेव तो लग ही रहा है। ठीक है, यहाँ बाइनोमियल भी लगा दिया आपने, तो ये मेरा आंसर हो गया। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। साउंड वेव के बारे में बात हो रही है कि एक साउंड वेव है, ट्रैवल कर रही है इन आइडियल गैस, हीलियम, मीथेन और CO2। ऑल द गैसेस हैव द सेम रेशियो ऑफ p/ρ, मतलब p/ρ का रेशियो सेम है। तो एक फॉर्मूला मेरे को याद आ रहा है, PMW इज इक्वल टू ρRT करके होता है। ठीक है, तो p/ρ की वैल्यू कितनी होती है, RT/MW, इस टाइप से कुछ होती है। ठीक है, ये अपन को पता है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू द गैसेस विल बी, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू द गैसेस विल बी। ठीक है, तो यहां पे आप किस टाइप से करेंगे, आपको बोल रखा है p/ρ सेम है। ठीक है, अगर आप देखें तो स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला अगर आप लिखें तो स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास फॉर्मूला होता है गामा RT/MW, इस टाइप से कुछ होता है। ठीक है, अब आपको बेसिकली मतलब T और MW तो आप निकाल सकते हैं, टेम्परेचर के बारे में आपको कुछ नहीं बोल रखा है, तो आप RT/MW को p/ρ भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गामा इंटू p/ρ, जो मैंने ऊपर किया है p/ρ। तो p/ρ ये वाली जो क्वांटिटी है ये बेसिकली क्या है, कांस्टेंट है। ये बेसिकली क्या है, ये तो कांस्टेंट है। तो स्पीड ऑफ साउंड बेसिकली डिपेंड किस पे करेगी, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करेगी अंडर रूट गामा पे। और गामा क्या होता है, गामा एडियाबैटिक कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक एक्सपोनेंट होता है, और यहाँ पे गामा आपको निकालना है, तो पहले गामा निकाल लेते हैं, है ना, क्वेश्चन हो ही जाएगा। गामा निकालते हैं, गामा किसका, हीलियम का निकालते हैं। हीलियम क्या है, मोनोएटॉमिक, तो गामा इसका 5/3 होता है ना। गामा किसका निकाल देते हैं, CH4 का। CH4 जो है ये पॉलीएटॉमिक गैस है और नॉन लीनियर है, तो इसका गामा आप निकालोगे तो इसका गामा 4/3 होगा। गामा CO2 का एक ऐसी गैस है, ये ट्राइएटॉमिक लीनियर गैस है, तो इसका डायएटॉमिक के बराबर होगा, तो इसका कितना हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो 7/5 हो जाएगा। तो जब आप रेशियो लेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड का कितना आएगा, स्पीड ऑफ साउंड का जब आप रेशियो लेंगे तो आपको रेशियो चाहिए हीलियम का, तो हीलियम का कितना आ रहा है, यह बन रहा है अंडर रूट ऑफ 5/3 इस टू, है ना। CH4 का कितना बन रहा है, अंडर रूट ऑफ 4/3, और यहाँ CO2 का कितना बन रहा है, 7/5, इस टाइप से। तो ये आपका रेशियो आ जाएगा।
5/3, 4/3 और 7/5। 5/3, 4/3, 7/5, मतलब ये आंसर मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा आंसर ये आ जाएगा √5/3 = 4/3 = 7/5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है और एक ओपन ऑर्गन पाइप है। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है और ओपन ऑर्गन पाइप है। दे आर फिल्ड बाय 2 डिफरेंट गैसेस हैविंग सेम बल्क मॉडुलस, मतलब बल्क मॉडुलस सेम है। बल्क मॉडुलस जो है बीटा वो क्या है, सेम है। बल्क मॉडुलस का काम कहां पे आएगा? आप बोलोगे जो स्पीड ऑफ साउंड होती है, स्पीड ऑफ साउंड का क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है √of बल्क मॉडुलस अपॉन रो। इस टाइप से करके एक फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ साउंड का, √ बल्क मॉडुलस बाय रो। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ 9th हार्मोनिक ऑफ द क्लोज्ड ट्यूब, मतलब यहां किसकी बात कर रहा है? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की, है ना। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द 9th हार्मोनिक, क्या आप इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं? इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है ना, स्पीड ऑफ साउंड, है ना। स्पीड ऑफ साउंड को v1 मान लेते हैं और यहाँ लेंथ कौन सी लेंगे? COP की। यहाँ कौन सी 9th हार्मोनिक की बात कर रहा है तो यहाँ पे 9 लगा देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू आइडेंटिकल विद द 4th हार्मोनिक ऑफ द ओपन ट्यूब। ओपन ट्यूब जो होता है, ओपन ट्यूब की जो फ्रीक्वेंसी होती है फंडामेंटल, वो V/2L करके होती है। और L कौन सी लोगे आप? ओपन ऑर्गन पाइप की। और कह रहा है 4th हार्मोनिक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? 9/4। लेंथ ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कितनी थी? इफ द लेंथ ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में रखते हैं, यहाँ पे 10 रख लेते हैं। V1 है ना, V1 कैसे लिखोगे? √of बल्क मॉडुलस कितना था? बीटा अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा? 𝜌1 इज इक्वल टू, यहाँ बन जाएगा 2, यहाँ पे बन जाएगा लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इंटू यहाँ आ जाएगा V2। V2 की वैल्यू क्या लिखोगे आप? √ बीटा अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा? 𝜌2। इस टाइप से कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब देखोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 9/40 करके आ जाएगा। 9/40 इंटू यहाँ आ जाएगा √𝜌1 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा? √√2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपको लेंथ निकालनी है किसकी? ओपन ऑर्गन पाइप की। तो लेंथ ओपन ऑर्गन पाइप की कितनी हो जाएगी? आप देखोगे इस साइड आ जाएगा, ये हो जाएगा 80 अपॉन नीचे बन जाएगा 9, 80 अपॉन नीचे बन जाएगा 9, √ कितना बन जाएगा? 𝜌1 अपॉन √2, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो 𝜌1/𝜌2 कुछ दे रखा है, इसका रेशियो 1:16 दे रखा है, तो इसका रेशियो दे रखा है 1:16। तो 80/9, इसका रेशियो दे रखा है 1/16, तो 1/16 का स्क्वायर रूट ले लो, तो ये कितना होगा? 1/4 हो गया। तो 1/4 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 20/9 करके आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर मेरा 20/9 करके आ जाएगा, जो कि मैं देख सकता हूँ ऑप्शन में प्रेजेंट है। तो 4th ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 2 हार्मोनिक वेव्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन सुपरइम्पोज टू फॉर्म इतना, ये एक वेव बन जा रही है। जब दो वेव सेम डायरेक्शन में जाती हैं और दोनों की फ्रीक्वेंसी आसपास होती है, तो याद करिए बीट्स का फिनोमेना, है ना, ऑब्जर्व होता है। और बीट्स का फिनोमेना ऑब्जर्व होता है तो आप पढ़ते हैं कि जो नई वेव बनती है ना, उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो कुछ इस टाइप से होता था। अगर आप देखो तो x की वैल्यू आती थी 2a cos ω1 प्लस ω2 अपॉन 2 इंटू टी, cos ω1 माइनस ω2 बाई 2 इंटू टी, इस टाइप से कुछ आता था। ठीक है, तो हम जो है एम्पलीट्यूड वाला टर्म ऐसे लिख लेते थे 2a cos ω1 माइनस ω2 बाई 2 इंटू टी, cos ω1 प्लस ω2 बाई 2 इंटू कितना हो जाएगा टी। इस वाले टर्म को हम बोल देते थे ये एम्पलीट्यूड होता था। ठीक है, ये बेसिकली क्या था? एम्पलीट्यूड था। ω1 प्लस ω2 बाई 2 इसको बोलते थे ये फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसकी? वेव की। ये वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो आपको निकालना है फाइंड द टाइम पीरियड विद विच दे बीट। ठीक है, तो आपको टाइम पीरियड बताना है बीट का। तो बीट फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होती है? ये वाली होती है, माइनस वाली। ठीक है, तो बीट फ्रीक्वेंसी अगर मैं देखूं तो बीट फ्रीक्वेंसी ये होती थी, बीट फ्रीक्वेंसी होती थी f1 माइनस f2 करके।
ठीक है, अगर आपको याद हो ये होती थी f1 माइनस f2। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि कौन सी हो बीट फ्रीक्वेंसी, है ना, ये होगी कि ये होगी। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, छोटी वाली ही बीट फ्रीक्वेंसी होगी, बड़ी वाली तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो बड़ी वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो बेसिकली वेव की फ्रीक्वेंसी है, रिजल्टेंट वेव की, तो यही बीट फ्रीक्वेंसी होगी। तो आप बोलोगे बीट फ्रीक्वेंसी जो आ रही है f1 माइनस f2 वो कितनी आ रही है 1, ये अगर मैं देखूं तो ये तो ओमेगा हो गया। तो बीट फ्रीक्वेंसी अगर आप निकालोगे तो ये तो ओमेगा है, ठीक है, ओमेगा है, तो ओमेगा अपॉन 2 पाई करके आएगी फ्रीक्वेंसी। ओमेगा कितनी है 1.5, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ओमेगा अपॉन 2 पाई। आपको क्या निकालना है, आपको टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है, देन फाइंड द टाइम पीरियड विद विच दे बीट। तो टाइम पीरियड आपको निकालना है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, ये बेसिकली बीट फ्रीक्वेंसी हो गई। तो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगी 1 बाय बीट फ्रीक्वेंसी। तो 1 बाय बीट फ्रीक्वेंसी आप करोगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई अपॉन 1.5, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये बेसिकली कितना होता है 3.14 और ये बन जाएगा 1.5। इसको अगर मैं कैंसिल कर दूं ये लगभग 2 आ जाएगा, तो आपका 4 सेकंड हो जाएगा आंसर। अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर कितना हो जाएगा 4 सेकंड्स, ठीक है, 4 सेकंड्स आपका आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पाइप ऑफ लेंथ 85 सेंटीमीटर क्लोज फ्रॉम वन एंड, मतलब ये बेसिकली कौन सा ऑर्गन पाइप है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, और इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है इसको f0 बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है v/4l करके, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशंस ऑफ द एयर कॉलम whose frequency lie below 1250 hertz. The velocity of the sound in air is 340। तो क्या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, स्पीड ऑफ साउंड होगा 340 अपॉन 4l, एल की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 85, तो कितना हो जाएगा 85 अपॉन 100 हो गया, ठीक है। तो आप देखोगे तो ये भी 85 आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी बताओ, 100 हर्ट्ज की आ जाएगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज की आ जाएगी। अब आप देखो कि यहाँ पे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में ऑड हार्मोनिक्स बनते हैं, ठीक है, ऑड हार्मोनिक्स बनते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हो, चाहो तो गिन लो, 100 के बाद कौन सा आएगा 300 आएगा, 300 के बाद कौन सा आएगा 500 आएगा, 500 के बाद कौन सा आएगा 700 आएगा, 700 के बाद 900, 900 के बाद 1100, 1100 के बाद 1300। ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि नंबर छोटा था इसलिए मैंने गिन ही लिया, तो इसको तो रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि बोल रहा है बिलो 1250। तो ये करेक्ट, इसने क्या बोला था, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशंस ऑफ एयर कॉलम। तो एक ये हो सकता है 2 3 4 5 6, तो आंसर कितना हो सकता है 6 ऑसिलेशंस हो सकते हैं। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 6 ऑसिलेशंस। इस टाइप से आप कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन काफी बार आ चुके हैं, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें बच्चों, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ते हैं, देखते हैं। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक रॉड है और एक मास यहाँ पे लटका हुआ है, कितनी दूरी पे, x दूरी पे। अ मासलेस रॉड ऑफ लेंथ l इज सस्पेंडेड बाय 2 आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स। ये 2 आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स हो गई ए बी एंड सी डी ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब इनकी लेंथ सेम है, तो l और l मान लेते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम पॉइंट o such that BO is equal to x। BO की वैल्यू x दे रखी है इसने। Further it is observed that the frequency of first harmonic in AB, ठीक है, frequency of first harmonic in AB is equal to second harmonic frequency in CD। तो फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी यहाँ पे, यहाँ पे मान सकते हो वेलोसिटी ऑफ वेव v1 हो गई। तो यहाँ पे आप देखोगे दोनों एंड जो है यहाँ पे नोड बनने वाला है, तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है v/2l करके होती है। तो आप लिखोगे v/2l फर्स्ट हार्मोनिक, तो v/2l इज इक्वल टू, यहां पे अगर आप देखो सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी इन CD, सेकेंड हार्मोनिक, तो आप देखोगे इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी v2 अपॉन 2l। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो 2l और 2l क्या हो गया, कैंसिल आ गया, हो गया। तो v1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, v1 की वैल्यू हो गई, v1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 2v2 के बराबर, ऐसा कुछ। और v1 बेसिकली क्या होता है, v1 स्पीड ऑफ वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है, तो इसको आप अंडर रूट t/μ लिख सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट t1/μ, ठीक।
और यहाँ क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू अंडर रूट T2 बाई म्यू। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो T1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 4T2 के बराबर आ जाएगी, ये भी आ जाएगी। तो बेसिकली अब क्वेश्चन ये रह गया है कि आपको टेंशन निकालनी है या टेंशन का रेशियो निकालना है। तो आप देखोगे यहाँ पे इस रस्सी में टेंशन होगी T1 और इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी T2। ये x है तो ये वाली दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी L माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखोगे T1 इंटू एक्स, आप टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं, इसको रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। T1 इंटू एक्स, ये इधर घुमाना चाहेगी फोर्स और ये फोर्स इधर घुमाना चाहेगी। T1 इंटू एक्स इज इक्वल टू T2 इंटू L माइनस एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका टॉर्क कितना आ जाएगा, T1 इंटू एक्स और T2 इंटू L माइनस एक्स। ठीक है, तो T1 बाई T2, T1 बाई T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो T1 बाई T2 कितना हो गया, T1 बाई T2 की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। यहां आपने निकाल रखी थी, T1 बाई T2 की वैल्यू 4 थी, तो कितना हो जाएगा, L माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x। तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, L बाय 5, ये आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू L बाय 5 हो जाएगी। तो आप देख सकते हो रोटेशन भी लग गया और नॉर्मल फॉर्मूले जो वेव के, स्टैंडिंग वेव के होते हैं वो भी लग गए। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था जिसमें मल्टीपल कंसेप्ट आ रहे थे। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, L बाय 5, ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। A tuning fork of frequency 480 Hz is used in experiment for measuring the speed of sound by resonance tube method. Resonance tube method है बच्चों, है ना, काफी क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं। Resonance is observed to occur in two successive lengths 30 centimeter and 70 centimeter. Then speed of sound is equal to, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, याद करिएगा L1 को लिख सकते हैं अपन या L1, याद करिएगा आपने जब ये रेजोनेंस कॉलम मेथड पढ़ा होगा तो आपने इस टाइप से पढ़ा है, लैम्डा बाय 4 ये बेसिकली होता है L1 प्लस ई के बराबर। ठीक है, और 3 लैम्डा बाय 4 ये बेसिकली किसके बराबर होता है, L2 प्लस ई के बराबर। ठीक है, हमें स्पीड ऑफ साउंड बतानी है, तो फ्रीक्वेंसी मुझे दे रखी है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। दोनों इक्वेशंस को आप माइनस कर दीजिए। दोनों इक्वेशंस को जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू बन जाएगा L2 माइनस L1। तो L2 माइनस L1 किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा बाय 2 के बराबर। तो लैम्डा की वैल्यू बन जाएगी ट्वाइस ऑफ L2 माइनस L1, लैम्डा की वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ साउंड निकालना है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। तो v की वैल्यू हो जाएगी f और लैम्डा की वैल्यू कितनी थी, ट्वाइस ऑफ L2 माइनस L1। तो ये हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 2, फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 480 हर्ट्ज थी। तो 480 इंटू L2 माइनस L1, L2 माइनस L1 करोगे तो L2 माइनस L1 आप करोगे तो कितना आएगा, 40 सेंटीमीटर। ध्यान रखना यूनिट्स का, तो आप नीचे इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 0 तो कट जाएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा, v की वैल्यू बन जाएगी 48 इंटू कितना आ जाएगा, 8। तो 8 8 जा कितना होता है, 64। ठीक है, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, तो कितना आ जाएगा, 384 करके आ जाएगा। तो 384 मीटर पर सेकंड आ रहा है इससे आंसर। तो बच्चों इसका 384 आ गया। डायरेक्ट फॉर्मूला ये बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट कुछ लोग को याद भी रहता है क्योंकि लैब में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो मेरा आंसर 384 मीटर पर सेकंड आ गया, इसका एक करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अपनी सीरीज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। अ सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 114 सेंटीमीटर इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स। मतलब एक वायर है, उसकी लेंथ कितनी थी, 114 सेंटीमीटर, और इसको फिक्स कर दिया था बोथ एंड से। Where should be the two bridges be placed so as to divide the wire into 3 segments? उस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आर इन द रेशियो 1:3:4। यहाँ पे एक वायर रख लेते हैं अपन, और ये दोनों एंड पे अपन ने क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया। दोनों एंड पे अपन ने इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया ऐसे। अब 2 ब्रिजेस को रखना है। ठीक है, 2 ब्रिजेस को यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, कुछ इस टाइप से 2 ब्रिजेस को रख देते हैं, कह रहा है। ठीक है, तो क्या 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 कह रहा है ये, कि 2 ब्रिजेस को मुझे रखना है to divide the wire into 3 segments whose fundamental frequencies are in the ratio 1:3:4। मतलब यहाँ फ्रीक्वेंसी, अगर इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर f0 है तो इस वायर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 3f0, और इसकी कितनी होगी, 4f0। ठीक है,
तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होगी 1:3:4 की होगी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी होगी, आप क्या लिख सकते हो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा 1 बाय, इसकी लेंथ आप ले लो L1, 1/2L1 अंडर रूट T बाय म्यू। यहाँ लिख सकते हो 3F0 इज इक्वल टू 1/2L2 अंडर रूट T बाय म्यू। यहाँ लिख सकते हो आप 4F0 इज इक्वल टू 1/2L3 अंडर रूट T बाय म्यू। ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है, इस टाइप से कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इनका रेशियो लेंगे तो रेशियो ऐसा कुछ आएगा, देखिए 1:3:4, इसका रेशियो कितना आएगा 1:3:4। अगर आप रेशियो लेंगे, अगर आप डिवाइड करेंगे तो रेशियो कितना आएगा, यहाँ पे अगर आप रेशियो लोगे तो यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है 1:3:4 आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 1/L1 is to 1/L2 is to 1/L3। इसका जो रेशियो आ रहा है, इसका रेशियो कितना आ रहा है 1:3:4 करके ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे L1 is to L2 is to L3, इसका जो रेशियो आएगा ये कितना आएगा 1:1/3 is to 1/4, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप का रेशियो आ रहा है। तो L1 की वैल्यू अगर आप देखो तो L1 की वैल्यू अगर L0 होगी तो इसकी वैल्यू जो होगी वो L0/3 होगी, और इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी L0/4, क्योंकि रेशियो आ रहा है ना 1:1/3 तो आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे L0 प्लस L0/3 प्लस L0/4, ये सबका जो सम होना चाहिए L1 प्लस L2 प्लस L3 ये कितना होना चाहिए 114, तो 114 होना चाहिए। तो आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो ये कितना हो जाएगा 12L0, यहाँ कितना हो गया 4, तो ये 4L0 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3L0, तो ये कितना हो जाएगा 114, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 19, 19L0/12 इज इक्वल टू 114 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 टाइम्स, ठीक है। तो L0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L0 की वैल्यू 12 6 कितना हो गया 72 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। L0 की वैल्यू आपको पता लग गई। तो L1 कितना था, L1 कितना था L0, मतलब ये बन गया 72 सेंटीमीटर। L2 कितना था, L2 की वैल्यू थी L0/3, L0/3 मतलब ये कितना बन गया 24 सेंटीमीटर, और L3 की वैल्यू क्या थी L0/4, तो ये कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। अब एक बार ऑप्शंस को पढ़ते हैं, क्या बोल रखा है इसने, so as to divide the wire into 3 segments whose fundamental frequencies are in the ratio of 1:3:4। तो यहाँ हमने L1 माना था, यहाँ क्या माना था L2 माना था, और यहाँ क्या माना था L3 माना था। तो ये क्या कह रहा है, where should the two bridges be placed so as to divide। तो ये पूरी लेंथ कितनी थी 114 थी, ठीक है 114 थी, ठीक है। तो L1 की वैल्यू मेरी कितनी आई थी, L1 की वैल्यू आई थी 72 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 114 माइनस 72, तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 42, मतलब ये 42 हो गया, मतलब ये 42 होना चाहिए। तो अगर आप देखें L1 तो आपने निकाल दिया था 72 था, मतलब ये दूरी थी 72, ये दूरी 72 थी, ठीक है। ये दूरी 72 मतलब 72 पे रखा होगा एक एंड से, 72 फ्रॉम वन एंड, और जो दूसरा होगा ये L2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, L2 की वैल्यू आप देखोगे 24, मतलब ये 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 24 सेंटीमीटर, तो 72 प्लस 24 ये कितना हो जाएगा 96, तो 72 और ये कितने पे आ जाएगा, ये 96 पे हो जाएगा, ये 96। तो आप लिखोगे 72 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, तो ये मेरा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखिए जब लेंथ निकाली ना L1 L2 L3, उसके बाद आप देखेंगे ये L1 72 था, ये 24 था, ये पूरा कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेरा फोर्थ वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो बच्चों इस सीरीज में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में जेईई मेल की, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली सीरीज में, थैंक यू।